चले तो बहुत सारा एक्शन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से आपके लिए अगले 2.5 घंटे में भरपूर एक्शन पैक शो रहेगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो एक अपडेट ग्लोबल मार्केट से आ रहा है और जहां तेजी आपको मिल रही है, क्योंकि यूएस डेट सीलिंग में यूएस हाउस से डेट सीलिंग बिल पास होने के बाद अमेरिकी बाजार भी चीयर कर रहे हैं। वहां पर आप देखें, चाहे अगस्त के बाद हो, चाहे नैस्डैक हो, S&P 500 हो, दोनों ही ऊपर लेवल्स पे, अपर लेवल्स पर देखने मिल रहे हैं। यानी लगभग 8-9 महीने के बाद आपको ऐसी एक इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, सिंगल डे रिकवरी जो आपको देखने को मिली है। और दूसरे जो कुछ और इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स वहां पर आए, क्योंकि वहां प्राइवेट पेरोल के नंबर्स आए थे और वहां पर संख्या में, रोजगार की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि थोड़ा सा इकोनॉमिक डेटा मैन्युफैक्चरिंग PMI का वो थोड़ा सा एस्टिमेशन से कम आया। लेकिन इस वक्त बाजार जो बड़े ट्रिगर को देख रहे थे वो ये था कि यूएस हाउस में जो डेट सीलिंग का रेजोल्यूशन बिल पास हो जाए, लॉ में बन जाए और यूएस मार्केट्स इस बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बच जाए। सो वहां पर उस फ्रंट से तो अच्छी खबर आई है। लेकिन अब घरेलू बाजार को भी देख लेते हैं। वहां पर तो मानसी, घरेलू बाजार पे तो हम देख रहे हैं कि वहां थोड़ा सा दबाव जरूर आपको देखने को मिला 2 दिन से, क्योंकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आज माइनर सी। आप यहां नहीं है, देखिए बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स खुश नहीं है। देखिए, इसको आप मुनाफा वसूली मत समझें, ये एक मामूली थोड़ा समय बिताना है। जैसे कहते हैं कि जैसे अगर आपने बहुत जबरदस्त लंच या डिनर कर लिया है तो लोग बोलते हैं ना कि जाइए थोड़ा टहल आइए, थोड़ा पचा लीजिए। तो बाजार भी अपने मोटे मुनाफे को पचा रहा है इस समय। ये कोई बहुत बड़ा मजबूती, ये बहुत ज्यादा कमजोरी का साइन नहीं है। FI के जो आंकड़े बता रहे हैं कि जब तक लिक्विडिटी बराबर रहेगी कोई बहुत भीषण गिरावट की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। थोड़े बहुत स्टॉप लॉस लगाकर ही आपको काम करना पड़ेगा। कल का आप अगर मार्केट का एक्शन देखें, जरूर थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन हम 18,400 के बीच में बहुत मजबूत सपोर्ट है। कल हम 18,490 में बंद हुए, 10 पॉइंट नीचे 18,500 से। थोड़ा समय बिताने दीजिए, जब तक आपका 18,400 इंटैक्ट है बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से बंदी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखें तो 43,800-900 का जो जोन है वो बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। हम वहां पे एग्जैक्टली बंद हुए। बैंक निफ्टी लेके आइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए 43,790 यानी 43,800 में बंद हुए। ये जब तक इंटैक्ट है, ये 700-800 का जो लेवल है ये बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल है। अभी हम वहीं पे हैं। आज हम एक गैप के साथ खुलने वाले हैं। यहां से हम, क्योंकि हम 1.5 दिन ऑलरेडी गिरे हुए हैं, पुल बैक आता है या यहां से और गिरावट आती है तो जरूरी है देखना। मेरे हिसाब से आज इंटरडे पुल बैक आएगा, क्योंकि अगर आप देखें ओवरनाइट भी तो आपका डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है। और जी आप कह सकते हैं कि कल शाम का जो है आंकड़ा FI का वो गायब थे, एक दिन छुट्टी मनाने चले गए थे, कोई बड़ा बाय का डेटा नहीं आया है। लेकिन मैं इसको भी कोई कमजोरी का साइन नहीं समझूंगा। अगर हम यहाँ समय बिताते हैं तभी हम एक न्यू हाई के लिए एक छलांग लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय बिताना बाजार के लिए काफी हेल्दी है और बहुत ज्यादा सेहतमंद है। मैं कहूँगा मुझे बहुत ज्यादा मंदी का साइन अभी तक तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन लेवल्स के साथ काम करना पड़ेगा। 43,700-800 पकड़ के रखना जरूरी है, भले ही 1-2 दिन बिताएं वहां पे। और सिमिलरली अगर हम निफ्टी की बात करें तो 400 से 500 का जोन पकड़ के रखना पड़ेगा। 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे कोई बात नहीं, बहुत बड़ी यहां से फॉल नहीं आनी चाहिए, तभी आप के एक्चुअली मंदी वाले सौदे ट्रिगर होंगे। अभी बाय ऑन डिप्स का रुझान मेरे हिसाब से स्क्रीन बता रहा है कि जारी है। जी हाँ, थोड़ा बहुत मिड कैप कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कमजोर हो गए थे, एडवांस डिक्लाइन कमजोर हो गई थी, लेकिन आज उसकी भरपाई होने के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन डिम्पी के पास जाते हैं और समझते हैं कि भाई FNO में क्या संकेत दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। पहले तो आपका अच्छा लग रहा है आपको आज दिल्ली में देख के। और दूसरी एक बात यह है कि FIs का अगर आप कामकाज के बारे में भी जिक्र कर रहे थे ना, तो इस सीरीज़ को शुरुआत हुए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। सीरीज़ जब शुरुआत हुई तो 61% लॉन्ग पोजीशंस लेके आए थे, अब वो 50% से भी कम हो गई है, 45% रह गई है। खैर इसमें बाद में आऊँगा, एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं पहले आपको क्लियर करता चलूँ। आप पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का जो कल -OI था 5% का, 2 दिन है जब मार्केट के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर निफ्टी पे देखने को मिल रहा है, इसलिए निफ्टी अपने सपोर्ट को बचा रहा है। भले 2 दिन से अनवाइंडिंग चल रही है, नहीं तो अनवाइंडिंग अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर देती है। ये मार्केट की जीत है कि मार्केट अपने सपोर्ट को बचाने में कामयाब हो रहा है। तो मार्केट के पास ना तो सपोर्ट तोड़ने की जल्दी है, ना ही रेजिस्टेंस तोड़ने की जल्दी है। ये कुछ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा टहलने वाला सिस्टम मार्केट के अंदर चल रहा है। प्रीमियम करीब 90 पॉइंट का है।
आगे आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। वहाँ पे क्या हुआ, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिएगा। 400 जब तक जाता नहीं तब तक कन्विक्शन लॉस नहीं होगा, उसके बाद भी चेक कर लेंगे कितना डैमेज हुआ है, लेकिन 400 सबसे मेक लेवल है होगा इसका। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे अगर आप देखेंगे तो 3% का ओपन इंटरेस्ट कल ऐड हुआ है, इसका मतलब कल यहाँ पे भी शॉर्टिंग हुई है। बैंक निफ्टी हो क्या रहा है, थोड़ा लाइट ज़्यादा है क्योंकि 80,000 83,000 ही कॉन्ट्रैक्ट इसी के अंदर है सिर्फ ओपन। तो ये क्या कर रहा है कि कोई भी झटका हो रहा है ना तो नीचे चला जाता है, अपने सपोर्ट को दोनों को ब्रेक कर देता है। 44,200 44,000 कल भी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे ना तो 44,000 के नीचे की है। ये जो अभी आप बंद देख पा रहे हैं 43,790, इसमें करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम है। ये सीरीज के हफ्ते भर बाद मैंने तो रेयर देखा है। शुरुआत हुई थी करीब 50 पॉइंट की, अब 200 पॉइंट का प्रीमियम है। इसका मतलब है कि इच्छा शक्ति बाजार के अंदर बरकरार है, लेकिन लेवल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेवल्स कह रहे हैं हम सपोर्ट तोड़ेंगे, इच्छा शक्ति कह रहे हैं कि हम बने रहेंगे, इसलिए हाई प्रीमियम मार्केट के अंदर आ गया जो कि 190 पॉइंट का है। एक और पॉइंट पीसीआर और विक्स का कह रहा है। देखिए पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे खिसकी हुई है, थोड़ा बियर्स के ग्रिप में आया है, लेकिन ये भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट ऐसी कोई भी कुछ नहीं हुआ। ये एक फेयर ट्रेड के तौर पर चल रहा है। 100-200 पॉइंट का स्विंग आपको जरूर करवाएगा। और मैं फिर से आपको बता दूं, ना तो आज मार्केट को सपोर्ट तोड़ने की जल्दी है, ना ही आज इसको रेजिस्टेंस तोड़ने की जल्दी है। शुक्रवार के दिन ये शांति से काम करना चाहेगा। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 3% नीचे है, कुछ खास मतलब नहीं है इसका, क्योंकि अभी 11 नीचे भी नहीं जा रहा और 13 के 13.5 के ऊपर भी नहीं आ रहा। एफआईएस का नंबर एक बार जरा स्क्रीन पे ले आइए। 1210 करोड़ रुपए की अगर एफआईएस का नंबर छोड़ दें तो कोई भी नंबर 1000 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर रहा है। और ये सारे के सारे नंबर ठंडे भी हैं और कमजोर भी हैं। देखिए कैश और ऑप्शंस दोनों का डाटा अच्छा आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा तो मार्केट को चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आज हो सकता है आप छोटे से गैप के साथ तो खुल जाएं, लेकिन गैप को कितना मेंटेन करेंगे और कितनी स्पीड से ऊपर जाएंगे उसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। रिटेल ने कल कुछ फ्यूचर्स को खरीदा है, कॉल्स को खरीदा है। कल एफआईएस ने कल थोड़ा माल बेचा है अपना। ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एट द मनी जहां पर आप खड़े हो इस समय, वहां की कॉल्स थोड़ी थोड़ी राइट हो रही हैं, पुट्स थोड़ी थोड़ी खरीदी जा रही हैं, लेकिन एग्रेशन नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि लेवल्स टूट जाएंगे, लेवल्स चलेंगे, आप रेंज में कारोबार करेंगे। तो ये कुछ एफआईएस के नंबर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। अनवाइंडिंग का निफ्टी पर, फ्रेश शॉट का बैंक निफ्टी पर और सुस्त डेटा काफी हद तक फ्राइडे मूड में आज बाजार नजर आ सकता है। तो नजर कहां पर होनी चाहिए? इकोनॉमी कॉन्क्लेव पर नजर होगी, क्योंकि बाजार तो बिल्कुल फ्राइडे मूड में आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन डिम्पी, जहां आपने इंडेक्स टर्निंग की बात की, कल भी इंडेक्स टर्निंग हो रहा था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढेर सारे मिले। एफएनओ में स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशनिंग क्या है, ये भी बताइए। देखिए कल भी हमने आपको जो स्टॉक्स बताए थे वो सबके सब अच्छे चले। इसमें से एस्कॉर्ट्स को बोटा आपको याद होगा, फार्मास्यूटिकल्स के शेयर याद होंगे। आज हम अगर आपके सामने बोले तो सीमेंट कंपनीज पे थोड़ा फिर से ध्यान रखिएगा। इंडिया सीमेंट के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस है, डे हाई पे इसकी क्लोजिंग है, ये थोड़ा और चल सकता है। आरबीएल बैंक थोड़ा और चल सकता है क्योंकि पोजीशन इसके अंदर अच्छी बनी हुई है। शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से थोड़ा इंडस टावर, एम&एम फाइनेंस यानी कि फाइनेंस की कंपनियां आज वापस थोड़ा आगे निकल के आ सकती हैं। इसके अलावा जिन शेयर से आपको थोड़ा दूर रहना हो, थोड़ा कॉमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स होंगे, आप एबीबी से थोड़ा दूर रहिएगा। अभी एबीबी के अंदर थोड़ी अनवाइंडिंग चल रही है, काफ़ी अच्छा चला हुआ शेयर है, इसलिए भारतीय एयरटेल के अंदर थोड़ी अनवाइंडिंग चल रही है, अच्छा चला हुआ शेयर है। और एक और चीज़, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक में अभी थोड़ी डस्ट सेटल नहीं हुई है, इन दोनों के अंदर न्यूज़ थी, इसलिए इन दोनों को फिलहाल अभी आप छोड़ दीजिएगा। जो इक्का दुक्का शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं, सिर्फ फिलहाल इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करते हैं, कैसे इस समय सौदा लेना चाहिए। सौरभ सिसोदिया और संतोष मीना दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग। आज दिल्ली से आपको शो की शुरुआत कर रहे हैं। ये बताइए सौरभ कि ये जो 1.5 दिन जो सेशन में हमने देखा, बैंक निफ्टी दोनों कल अपने डेज एंड की ओर बंद हुए, सेशंस लो पे, इसको आप कमजोरी का संकेत समझेंगे या वापस नई एंट्री का मौका मिल रहा है और बाजार थोड़ा समय बिता रहा है एक बड़ी छलांग न्यू हाई की तरफ मारने के लिए? गुड मॉर्निंग अजय एंड अदर्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि जो 18,600 के आसपास जो लेवल है वहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। वहां से जो ब्रेकआउट होने के बाद जो मार्केट ने गैप किया था, उसके बाद मार्केट वापस उस गैप को फिल करके उस गैप के नीचे आ गया। जनरली जब ये होता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन में आ जाता है, एक रेंज में आ जाता है। तो निफ्टी की जो रेंज है काफी छोटी है, 18,400 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, 18,600 पे अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी इस रेंज के अंदर थोड़ा समय बिताएगा एंड इसके बाद एक बड़ा मूव को जिस साइड भी रेंज ब्रेक को देखने मिल सकता है। और जिस तरीके से ट्रेंड है, चांसेस है कि ऑन द अपसाइड ये लेवल ब्रेक हो, बिकॉज हम अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इस गिरावट को से एक पुल बैक कहूंगा।
बैंक निफ्टी में एक बात अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जो 44,100 के आसपास का जो जोन था, जो ऑल टाइम हाई भी था प्रीवियस, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस उस रेंज में आ गई है बैंक निफ्टी। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है, बिकॉज जनरली अगर कोई रेंज ब्रेक होती है तो उस रेंज के अंदर नहीं आना होता है। तो बैंक निफ्टी में जब तक 44,100 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, वापस मोमेंटम आना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो 44,100 बैंक निफ्टी में ऑन द अपसाइड एक रेजिस्टेंस है, और नीचे पे 43,600 से 500 का जोन एक सपोर्ट जोन है। तो आई थिंक बैंक इंडेक्स में मुझे लग रहा है कुछ समय तक थोड़ा साइडवेज म्यूटेड प्राइस एक्शन रहेगा। इन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद बड़ी तेजी या बड़ा मोमेंटम दोनों इंडेक्सेस में देखने मिलेगा। ओके तो चलिए ये राय सौरभ सिसोदिया की तरफ से इंडेक्स पर। लेकिन संतोष, गुड मॉर्निंग। गैप अप ओपन तो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद क्या बाजार एक सुस्ती की चाल पकड़ सकता है? सेल साइड स्ट्रैटेजी भी तैयार रखनी चाहिए। किस तरह के ट्रेंड बन रहे हैं आज? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें तो पिछले 2 दिनों से मार्केट में एक थकावट और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और मेरा व्यू भी थोड़ा सा कॉशियस था, बिकॉज नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। एक तो टेक्निकली एक 633 से 696 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल था निफ्टी के लिए, और कई सारी ब्लॉक डील्स हो रही थी, हमको ओएफएस देखने को मिल रहे हैं, तो और एक नेरो हो गया था मार्केट। बट कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हुए। कल का लो निफ्टी का 9 डे मूविंग एवरेज था और बैंक निफ्टी का एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज था। तो आज रियल टेस्ट होगा मार्केट का कि 2 दिन की जो वीकनेस थी, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो जनरली अगर मार्केट में रियल वीकनेस होती है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो आज गैप अप ओपनिंग को मार्केट एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेता है, तो एक क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का जो नियर टर्म टेक्सचर है वीक हो चुका है, और शायद मार्केट थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है। और लेकिन इन केस आज की गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट कोई मेजर वीकनेस शो नहीं करता और रेजिस्टेंस दिखाने में कामयाब हो जाता है, तो ये जो पिछले 2-3 दिन में कुछ शॉर्ट्स बने वही शॉर्ट कवरिंग का काम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और मार्केट क्या वर्डिक्ट देता है उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। 10 बजे तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। निफ्टी को मेरे हिसाब से शुरू का 1 घंटा देना चाहिए, मार्केट क्या डायरेक्शन देता है उसके बाद कोई ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी ऊपर में अभी मेरे हिसाब से 18,580 जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 44,200 वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। नीचे आप जाओगे तो 43,800 के आसपास सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो कोई मेजर वीकनेस देखने को मिल सकती है। और निफ्टी को 18,450 जो पहले हर्डल का काम कर रहा था, कल ऑलमोस्ट वही लो बनाया, नीचे फिसलता है तो और 100 पॉइंट की गिरावट आ सकती है 18,350। तो लेवल्स को वॉच कीजिए और थोड़ा सा मार्केट को क्या डायरेक्शन देता है उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, आप वेट करना चाहते हैं इंडेक्स पर। ये कॉशियस व्यू में आपका याद है, आपने बुधवार को भी ये बात बोली थी कि थोड़ा सा वेट करेंगे। इंडेक्स पर अभी मूव क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत है, ये आप बात भी कर रहे हैं संतोष। तो कहाँ है आज की नज़र? यस, मेरी नज़र थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट पे जा रही है। तो ब्रॉडर मार्केट में कई सारे स्टॉक्स है जहाँ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही स्टॉक मेरे मिड कैप से है। पहला है EIH होटल, इस EIH लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक सारे होटल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ। इस स्टॉक में भी एक इंपॉर्टेंट हर्डल 205 का ब्रेकआउट आया था, ये उसके ऊपर ब्यूटीफुली सस्टेन कर रहा है और कल के सेशन में फिर से इसमें एक मोमेंटम बनते हुए दिखा। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम आगे एक्सटेंड होगा और इसमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 230 इमीडिएट टारगेट रहेगा, 210 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक KEI, ये लगातार अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। पिछले कुछ दिनों से इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन इसने इस कंसोलिडेशन के दौरान अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और कल फिर से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अपने मोमेंटम को रिज्यूम करना चाहता है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 2150 का टारगेट रहेगा, 2010 का स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रॉडर मार्केट्स पर तो संतोष नजर रहनी ही चाहिए, क्योंकि पूरे हफ्ते जहां बाजार में काफी उथल पुथल हमने देखी, मिड कैप स्मॉल कैप ने लगातार सपोर्ट करने का काम किया है। लेकिन इसके अलावा फार्मा एज डिफेंसिव, अब डिफेंसिव ही नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक अप मूव नजर आ रहे हैं और साथ ही IT सेक्टर में भी काफी अच्छा एक्शन। और कल तो इनफैक्ट ऑटो बिक्री के डेटा भी आए, जिसके चलते ऑटो और एंसिलरी भी फोकस में रहे। सौरभ, क्या यही स्पेसेस हैं आपके रेडार पर? बताइए ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग मानसी। यस, मेरे जो पिक्स रहेंगे ऑटो पैक एंड फार्मा पैक से रहेंगे। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करना चाहूंगा। टाटा मोटर्स में हम देखें तो स्टॉक में एक प्रीवियस वीक एक न्यू हाई मारा था, उसके बाद उसमें स्टॉक में करेक्शन आया था। बट एक अच्छी बात है कि 510 से 520 के आसपास स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके वापस कल के सेशन रेंज को ब्रेक कर रहा है। इनफैक्ट हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखें या बाकी ऑटो स्टॉक्स को भी देखें, सब नए हाईज मार रहे हैं, रेंज ब्रेक कर रहे हैं। तो जब भी एक पूरा पैक सभी ऑटो स्टॉक्स एक साथ मूव करते हैं तो ये जनरली एक साइन रहता है कि ये सेक्टर आगे जाके वो लीड करेगा। इस पैक से मुझे टाटा मोटर्स अट्रैक्टिव लग रहा है।
मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है, जिस तरीके से स्टॉक रेंज ब्रेक कर रहा है, एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने मिल सकता है। और डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो 530 की कॉल पे जहां पे अच्छी राइटिंग थी, कल के सेशन में एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने मिली है। और अगर आज के सेशन में अच्छा मोमेंटम देखने मिलता है तो ये तेजी और ऑन द अपसाइड देखी जा सकती है। तो टाटा मोटर्स में 530 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। 550 तक तेजी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। दूसरा पिक मेरा फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क रहेगा। ग्लेनमार्क की बात करें तो पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है, काइंड ऑफ टर्न अराउंड हो गया, लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी आई है। और जिस तरीके से स्टॉक हर गिरावट में अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाकर वापस ऊपर जा रहा है, तो कल के सेशन में स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज से ही दिया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। फार्मा इंडेक्स भी जिस तरीके से ब्रेक कर रहा है कंटिन्यूअसली, काफी फार्मा स्टॉक्स अपने न्यू हाइज बना रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ग्लेनमार्क में भी रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक 600 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 630 तक की तेजी स्टॉक में नियर टर्म में देखी जा सकती है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपकी कुछ बुलिश बेट्स रहेंगी। रिकमेंडेशन अब हमारे पास हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की आ गई हैं, जिस पर आप स्पेसिफिक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। टाटा मोटर्स पर 550 का टारगेट और दूसरा ग्लेनमार्क। ठीक है, लेकिन इस बीच आज के दूसरे बड़े स्टॉक्स जिनमें एक्शन हो सकता है, त्रिमूर्ति स्टॉक्स, बताने के लिए शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाला है अपोलो हॉस्पिटल्स। और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी जो है रेज़ कर सकती है लगभग $200 मिलियन, यानी कि 1600 करोड़ रुपए FY24 में, जहाँ पे वो डाइल्यूट कर सकते हैं अपने 5 से लेकर 6% स्टेक अपोलो हेल्थ को में। अब याद रखिए, जो कंपनी है उनकी आम है जो ओमनी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है उस पर फोकस रखती है। याद रखिए, जो टोटल एंटरप्राइज वैल्यूएशन रखा गया है वो लगभग 2.5 से लेकर $3 बिलियन तक रखा गया है। देखा जाए तो कंपनी के जितने भी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, अपोलो 24/7, जहाँ पे उनके फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, और ऑफ कोर्स अपोलो की जो आप कह सकते हैं ओवरऑल फार्मेसी में भी ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा का स्टेक जो है अपोलो हेल्थ को रख रही है। और याद रखिए, ये लॉस मेकिंग है और उसके कारण फाइनेंशियल्स में भी ड्रैग आई है। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स में भी, जहाँ पे FY23 में इनका जो लॉस आया है 304 करोड़ का आया है, तो वो लॉस कटिंग के लिए भी जो है एक टाइप से ये कैपिटल रेज देखा जा रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा फोकस में इन्फो एज, और यहाँ पे जो है कंपनी ने अपनी राइट डाउन कर ली है पूरी इन्वेस्टमेंट 4B नेटवर्क्स में, और ये अमाउंट 288 करोड़ रुपीज़ का है। अब ये जो 4B नेटवर्क्स है एक टाइप से स्टार्टअप है जो प्रमोटेड है हाउसिंग के एक्स को फाउंडर राहुल यादव से, और कंपनी ने जो है इन्फो एज ने जो है अपॉइंट भी कर लिया डेलॉयट को फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके अलावा तीसरा स्टॉक फोकस में आएगा कैनफिन होम्स, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशन का announcement आया, जहाँ पे डेप्यूटी MD अमिताभ चैटर्जी ने जो है रेजिग्नेशन दी है। अब याद रखिएगा, इस कंपनी में जो है सितंबर लास्ट ईयर में जो है उनके MD CEO गिरीश कौसगी ने भी जो है एक टाइप से रेजिग्नेशन दिया था। तो ऑफ कोर्स स्पेट ऑफ रेजिग्नेशंस की अनाउंसमेंट्स कैनफिन होम से आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और ये पता करते हैं क्या एक पोटेंशियल ट्रेड इन खबरों की वजह से इनमें बन सकता है। अपोलो हॉस्पिटल को लेके आइए सबसे पहले डायरेक्टर साहब। अपोलो हॉस्पिटल ने बहुत पैसा बनाया है इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का, काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। अगर आप थोड़ा लंबे अवधि का देखें, 1 साल का चार्ट देखें, और उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है जो खबर हमने चलाई है कि ये एक हॉस्पिटल स्टॉक नहीं रह गया है सिर्फ। इस कंपनी के अंदर आपको ये फार्मेसी का बिजनेस मिल रहा है, आपको ऑनलाइन का बिजनेस मिल रहा है, और इनके हॉस्पिटल्स टर्न अराउंड हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये 4800-3900 के आसपास आके इसका टॉप बन जाता है। इस हर्डल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर ये खबर सच होती है और इसका ट्रांजैक्शन आता है बहुत जल्दी, तो सिर्फ फार्मेसी एंड ऑफ द बिजनेस कोई कई $3 बिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा, मतलब कुछ 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ के बीच में, जबकि ओवरऑल मार्केट कैप इसका करीब इस समय 80 से 90 हज़ार करोड़ कंपनी का। तो कहीं वैल्यू अनलॉकिंग पॉसिबिलिटी आएगी। हमारे फंडामेंटल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे अभी जल्दी, जिनसे हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन चार्ट्स क्या बताते हैं, क्या ये हर्डल क्रॉस करेगा? सौरभ, अपोलो हॉस्पिटल्स 4800-3900 ये क्रॉस ही नहीं करता। अजय, टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज कहते हैं, मोर टाइम्स रेजिस्टेंस टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स। तो जैसा कि आपने कहा कि 4800 से 4900 का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट इस रेजिस्टेंस को वापस स्टॉक आई थिंक पिछले 2 साल में आई थिंक 7th या 8th टाइम टेस्ट कर रहा है। तो जितनी बार टेस्ट करेगा सप्लाई वहां पर खत्म होती है, और जिस तरीके से प्राइस पैटर्न बना है, स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, उसके बाद इस लेवल को अप्रोच कर रहा है, तो चांसेस है कि एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए। इनफैक्ट कल के सेशन में फ्यूचर्स में 7% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, तो इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप भी हो रहा है।
तो मुझे लग रहा है अगर 4850 का लेवल ब्रेक होता है तो इस स्टॉक में 4750 से स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 5000 तक की तेजी इसमें नियर टर्म में देखी जा सकती है। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये लेवल ब्रेक होकर एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड बन सकता है। ठीक है, ये तो अपोलो हॉस्पिटल पे एक कॉल हो गई। और दूसरा स्टॉक डिस्कस करना जरूरी है, इन्फो एज, जहां पे ये खबर आई है कि इन्होंने अपने ये जो housing.com वाला बिजनेस था, अब इनके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी है, लीगल इम्प्लीकेशंस इसके। बट मैं आपको ये बता दूं अपने व्यूअर्स को कि इस समय इन्फो एज में तेजी का सौदा है। इस खबर से आप मंदी मत कर दीजिएगा गलती से भी, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है ये ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में एक शॉट में कंपनी ने ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स में ले लिया है। खबर देख के आप मंदी का सौदा ना करें, वो ज़्यादा उचित रहेगा। स्टॉक इस समय तेजी में, क्योंकि 4 दिन पहले जब रिजल्ट्स आए थे इन्फोएज के, उसके बाद से जो इंटरनल्स हैं बहुत अच्छे थे, मजबूत थे। वहाँ से वन साइडेड इन्फोएज पिछले एक हफ्ते का ग्राफ लेके आई है या 10 दिन का ग्राफ लेके आई, तेजी में आया है। कल भी ये स्टॉक 3.5% बंद हुआ है, ऊपर 4200 का भाव है। संतोष, इन्फोएज हमारे लिए चेक करके बताइए। ये देखिए 350 रुपये चला है ये पिछले एक हफ्ते के अंदर, बट इसके अंदर अभी लॉन्ग ट्रेड है यहाँ से भी, या अगर होल्ड करते हैं लॉन्ग ट्रेड और हम राइड करते आए तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं? जी अजय सर, डेफिनेटली इस स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। स्टॉक में क्लियरली एक बॉटम बना चुका है और एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार है। बीच में छोटे छोटे हर्डल्स आते रहेंगे, जैसे इमीडिएटली एक 4300 देन 4400 का हर्डल है, उसके बाद 4600 का हर्डल रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। अब स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर लेना चाहिए 4040 पर, लेकिन ऊपर में बीच बीच में थोड़ा पॉज लेगा, लेकिन जो इसके पोजिशनल लेवल पे टारगेट्स आ रहे हैं वो करीबन 5000 तक के आ रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है, बने रहना चाहिए। ठीक है, इन्फो एज में आप बने रहे। लेकिन एक अपडेट आप लगातार बिग ब्रेकिंग में भी देख रहे हैं नीचे हमारी स्क्रीन पर, वो ये यूएस मार्केट से जो सेनेट से जो बिल पास हुआ है, ये एक प्रोसीजरल सिस्टम था और अब जितने भी वोटिंग हुई थी, हालांकि बहुत स्मॉल नंबर था जो उसके अगेंस्ट वोट हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द वोट फेवर में था और अब सेनेट से भी पास हो गया, यानी अब इसको लॉ बनने में एक और स्टेप प्रोसेस हो गया। लेकिन चलिए, इस बीच दूसरे जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आज एबी कैपिटल ये भी फोकस में हो सकता है। एबी कैपिटल के स्टॉक को एक बार लेकर आते हैं, इसमें क्या आज ट्रेडिंग की राय होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अभी, बोर्ड ने हाल ही में लगभग एक फंड रेजिंग की मंजूरी दी थी, 3000 करोड़ का फंड रेज था और उसमें से एक सर्टेन अमाउंट प्रेफरेंशियल इशू के जरिए होगा, लगभग 1250 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू करेगी कंपनी। क्या इसको, इस खबर के चलते आज इसमें बाइंग का मोमेंटम बन सकता है? सौरभ, इस स्टॉक की अगर सिर्फ प्राइस प्योरली फ्रॉम द प्राइस तो बात करें तो स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है। स्टॉक कंटिन्यूसली हाई राइज बना रहा है, 20 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्राइस पैटर्न है, स्टॉक में बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 168 से 169 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड इसमें नियर टर्म में 175 से 177 का जोन तक एक तेजी देखी जा सकती है। 175 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो स्टॉक में 180 तक भी एक मोमेंटम देखा जा सकता है। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी ऑन द अपसाइड देखी जा सकती है। तेजी देखी जा सकती है। इनफैक्ट अजय, अगर देखें फंड रेजिंग की दौड़ में एबी कैपिटल 3000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, इन इटसेल्फ अ बिग वन। देखिए, इसमें एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और सौरभ आप इसको सुनिएगा, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। उसका रीजन है कि आपने इसका और डिटेल नहीं देखा। एबी कैपिटल पैसा तो रेज करना चाहता है और ये बाजार में करीब 2 हफ्ते से खबर चल रही है, स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है, ये सारी बातें मैं जानता हूं, और वन साइड चला भी है, 50 हाई पे आ गया। लेकिन आप देखिए ये किन से पैसा जुटा रहे हैं। ये कोई बाजार के फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट से पैसा नहीं जुटा रहे हैं, ये ग्रासिम को प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ग्रासिम का पैसा, ग्रासिम के शेयर होल्डर्स कैसे इसको लेते हैं, ये मैं देखना चाहूंगा। हमने पहले भी देखा है क्या होता है कि एक ग्रुप कंपनी है और उसकी 2 लिस्टेड कंपनी है। तो एक होता है कि कंपनी बाहर से जाके पैसा फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स से रेज करी, बढ़िया है, लेकिन जब वो ग्रुप कंपनी से पैसा रेज करती है तो लोग थोड़ा और ज्यादा केयरफुली देखते हैं उस ट्रांजैक्शन को कि भाई ग्रासिव शेयर होल्डर को क्यों एबी कैपिटल के अंदर पैसा डालने की जरूरत है, अनलेस एंटिल बहुत। तो ये एक मैं देखना चाहूंगा, ये मॉनिटरेबल है मेरा, और ये फंडा गेस्ट जब आएंगे तो हम उनसे डिस्कस भी करेंगे ये कि भाई ग्रासिम को क्यों इश्यू कर रहे हैं, ये एक इंटरेस्टिंग होगा। सौरभ, एनी थॉट्स? अजय, मतलब अगर मैं प्राइस पे बोलूं, बिकॉज आई बिलीव दैट प्राइस इज ऑलवेज अ लीडिंग इंडिकेटर, तो प्राइस ही इंडिकेट कर रही है 165 से 170 का जोन एक अच्छा बेस बन चुका है।
आई थिंक 165 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही एक वीकनेस की पॉसिबिलिटी है, पर जिस तरीके से स्टॉक में एक मोमेंटम है, आई थिंक चांसेस है कि ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड हो, बिकॉज प्राइस इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग के जो भी न्यूज का इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टरिंग कर चुका है। और जिस तरीके से कल के सेशन में भी कैंडल बनी और प्रीवियस 2 दिन में भी एक 20 मूविंग एवरेज से बाउंस दिया है, आई बिलीव दैट ऑन द अपसाइड एक ब्रेकआउट देखने की पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल 165 इज द वेट ब्रेक मेक और ब्रेक लेवल, उसके नीचे ही पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। फंड रेज को लेकर खबर जरूर है, लेकिन इसमें एक कैच है जो अजय ने अभी हमें बताया। हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो विस्तार से इसे और ज्यादा डीप डाइव कर समझेंगे। लेकिन इस बीच अब वक्त है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। देखिए, कल प्लेटफॉर्म स्टॉक्स इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं। MCX, CDSL जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस स्पेस पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा भी ऑटो सेल्स जो कि कल आए हैं उस पर भी ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम MCX के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू यानी कि ADTV एक की ड्राइवर है MCX के प्रॉफिट और उनके शेयर प्राइस मूवमेंट के लिए। मई के महीने में हमने देखा कि ADTV करीब 16% से बढ़ा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और ये ग्रोथ मेनली ऑप्शंस में हायर वॉल्यूम्स के चलते आई है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने इसके बावजूद MCX पर अपनी अंडरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1125 प्रति शेयर का। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स हमने देखा था अपने ऑटो बिक्री के आंकड़ों के चलते कल भी फोकस में थे और आज भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है आज। लार्जली CLSA का कहना है कि एक डिसेंट महीना रहा है मई का महीना। मैरिज सीजन की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला है डिमांड को, मगर जो लीडर्स हैं वो अपने रिटेल सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। सब्सिडीज़ में जो कट अब इफेक्टिव हुए हैं उसी के चलते हमने देखा था कि E2 व्हीलर के सेल्स मई के महीने में काफ़ी एक्सेलरेट हो गए थे। CV और ट्रैक्टर्स की जो रिटेल भी ग्रोथ करीब 8 से 10% की ईयर ऑन ईयर नजर आई थी। और PV सेगमेंट में खास करके आगे चलते जो लॉन्चेस हैं वो ये स्पेस को अट्रैक्टिव रख सकते हैं। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे ग्रासिम पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि AB कैपिटल की तरफ से जो फंड रेज की अनाउंसमेंट आई है वो लार्जली अनएक्सपेक्टेड रही है, मगर इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। ओवरऑल वो FY24 के कंपनी के केपेक्स और कैपिटल एलोकेशन प्लान पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि ग्रासिम करीब 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके पेंट्स कारोबार में। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1910 प्रति शेयर का। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी। इनफैक्ट ये ग्रासिम वाला पॉइंट हमने मॉर्गन स्टैनली को भी टच करते हुए देखा है, और ये बात हमें बता दूं, क्लियर करना जरूरी है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ग्रासिम की बैलेंस शीट का साइज इस इन्वेस्टमेंट को आराम से ले सकता है, कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन डायरेक्शनली और इन प्रिंसिपल भाई ये वाला बात इन्होंने भी टच अपॉन की, इसलिए बाजार इसके ऊपर नजर बनाए। हमारे थोड़ी देर में हमारे साथ निमिष ठाकर भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में। ग्रासिम में एक बार चार्ट लेके आई डायरेक्टर साहब। सीमेंट में अगर देखें इंडिविजुअली, ऐसे सीमेंट बिजनेस का देखें तो उसके अंदर काफ़ी रुझान आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली मिड टीयर सीमेंट में। ग्रासिम 1700-1800 के आसपास अटका हुआ है। ये देखिए, अगर हम देखें नीचे में इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है 1700-1800 का जो लेवल है। आप सौरभ इसके ऊपर आप राय दे सकते हैं, ये एक तरह से शॉर्ट कैंडिडेट बन गया है, कमजोर है, या आपको लगता है अभी भी पुल बैक पे लेना चाहिए? अजय, अगर इस ग्रासिम के चार्ट को देखें तो एक काइंड ऑफ स्टॉक रेंज में है। ऑन द डाउन साइड 1670 का एक सपोर्ट जोन है जो स्टॉक ने जहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है पिछले 2 महीनों में, और ऑन द अपसाइड 1740 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। आई थिंक इस रेंज के ब्रेक होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। ओवरऑल स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, ना बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड दिखा रहा है, ना कोई बड़ी गिरावट आ रही है। आई थिंक 1670 या 1740 ये लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो ही एक जिस साइड में ब्रेक उस साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे आई थिंक कोई अट्रैक्टिव ट्रेड इस काउंटर में नहीं बनी। ओके, तो चलिए राय आपको ग्रासिम में इस वक्त मिलती हुई। लेकिन चलिए हमारे साथ अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। नरेश का आउटलुक क्या है मार्केट पर, ये भी जानते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन तो हमने देखा, नरेश गुड मॉर्निंग, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का फेज नजर आया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, इंडेक्स में भले ही चर्निंग या फिर इंडेक्स में सुस्ती हो, स्टॉक्स कई सारे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी सारा एक्शन है। बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से स्पॉट किए आपने? सो फोकस वही रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक के। इंडेक्स में उतना मोमेंटम नहीं है
क्योंकि अगर हम देखें जो 40% ऑफ इंडेक्स है, जहाँ पे HDFC ट्विंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक और थोड़े IT स्टॉक्स, जहाँ पे मोमेंटम ही नहीं है, और ये सब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के करीब नहीं है। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रिलेटिवली ज्यादा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा भारत फोर्ज पर। स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया 760 के पास, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और लास्ट 3 दिन से अच्छा स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि फिर से न्यू 52 वीक का ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 770, टारगेट होगा 900। दूसरा बाय रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पर। ये लीडिंग स्टॉक रहा है NBFC में, सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद कंसोलिडेशन भी बहुत टाइट हुआ है, करेक्शन ज्यादा नहीं है और कल फिर से फ्रेश 52 वीक हाई के पास ब्रेकआउट देने पर है। एक फ्लैग ब्रेकआउट है यहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा 280, टारगेट होगा 340 का। ठीक है, सो आप भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ढूंढ रहे हैं और आपने रिकमेंडेशन दी है। ठीक है नरेश, शुक्रिया ये रिकमेंडेशंस देने के लिए व्यूवर्स को। टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे व्यूवर्स ज़रूर ध्यान रखें। और कई सारे स्टॉक्स नरेश समय से पहले ही पिक करते हैं। मुझे याद है नरेश की भारतीय एयरटेल की कॉल भी, और भारतीय एयरटेल बड़ा सर्च भी आया, और उससे पहले उन्होंने M&M पे भी काफ़ी टेक्निकल व्यू दिया था और उस पर हमने देखा कि बड़ा सर्च आया था। तो भारत फोर्ज और M&M फाइनेंशियल पर उनकी राय है इस वक्त। लेकिन इस बीच अब ऑटो नंबर्स क्या कह रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ऑटो सेल्स के नंबर्स ऑलमोस्ट सभी के आ गए हैं, और इसमें एक जो बड़ा टाटा मोटर्स को वॉच करना था कि पैसेंजर सेगमेंट में वहाँ किस तरह की ग्रोथ है, लेकिन CV सेगमेंट में तो टाटा मोटर्स में आप देखें तो 29% की ग्रोथ रही। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति की अच्छी ग्रोथ रही, मंथ ऑन मंथ बेसिस 11% की मूव यहाँ रही। और इनफैक्ट दूसरे जो अच्छे सेगमेंट्स रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट हो वहाँ पर अच्छी मूव रही है। स्कॉट्स की लगभग 21% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रही है, और आयशर मोटर्स का जो रॉयल इनफील्ड का कंपोनेंट है टू व्हीलर सेगमेंट में, प्रीमियम कंपोनेंट, वहाँ पर भी आपको फिर से एक अच्छी ग्रोथ 6% की मंथ ऑन मंथ सेल्स देखने को मिली। इस बेसिस पर क्या सौरभ एक बार के लिए मारुति को आज ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि मारुति एक रेंज में भी फंसा हुआ है। पीछे के कई दिनों में आप देखें टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में अच्छी मूव हुई, और स्कॉट्स कोटा में अच्छी मूव आई, आयशर काफी चल चुका है। मारुति ने हालांकि एक बड़ी मूव दिखाई है, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटी सी रेंज में भी फंसा हुआ है। क्या आप मारुति को ट्रेड करेंगे आज नंबर्स पर? यस प्रियंका, अगर मारुति को देखिए तो कल के स्टॉक में जो बाउंस आया था 20 मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट के आसपास ही आया है। इनफैक्ट स्टॉक में कल काफी सेकंड हाफ में लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी देखने मिली है। तो मुझे लग रहा है कल का लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो बिल्कुल इस काउंटर में क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें खरीदारी की सलाह होगी। एक 9250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है मारुति में। ऑन द अपसाइड 9500 जो इसका प्रीवियस वीक का हाई था, वहां तक एक तेजी देखी जा सकती है। ओवरऑल पूरे ऑटो पैक में मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है ऑटोज आने वाले दिनों में अच्छा आउटफॉर्म करेंगे। क्या आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। उम्मीदों से ज्यादा बेहतर ऑटो बिक्री के डेटा देखने को मिले, और ऑटो सेक्टर पर पॉजिटिव आउटलुक है ही, लेकिन साथ ही ऑटो एंसिलरी पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी परफॉर्मेंस लगातार नजर आ रही है। लेकिन चलिए इस बीच हमारे साथ कुणाल बोत्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते से उनका बाजार पर रुख समझते हैं। कुणाल, ये बाजार में चाहे कितनी भी उठापटक नजर आए, लेकिन इस वक्त फार्मा सेगमेंट जो है वो काफी अच्छा रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। फार्मा ऑन दी फर्स्ट एंड उसके बाद IT सेक्टर में भी हम देख रहे हैं मिड कैप IT प्लेस काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। अब फ्राइडे सेशन है, फ्राइडे मूड में बाजार है, यही हम कह रहे हैं। इनफैक्ट फ्राइडे मूड में ही खुल सकता है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि कल की सुस्ती हमने देखी और आज भी सेंटिमेंट्स गैप अप के बाद कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। स्टॉक्स में क्या फार्मा स्पेस है आपके रेडार पर, और इसके अलावा कौन से स्टॉक्स, कौन से थीम्स हैं? जी हाँ मानसी, धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो मार्केट की मूड है वो 2 डिफरेंट टाइप की मार्केट चल रही है। बिकॉज एक इंडेक्स में अगर हम देखें तो उठापटक बहुत ज्यादा चल रही है, अप्स एंड डाउन्स काफी चल रहे हैं, बट जो मिड कैप एंड में है और सेक्टर स्पेसिफिक में है उसमें तो एक डिफरेंट वे ऑफ बुल मार्केट बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी सारे थीम्स, काफी सारे स्टॉक्स एज वेल एज मिड कैप थीम में स्पेसिफिकली। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट की हेल्थ बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म करेक्शंस या अप्स एंड डाउन्स मार्केट में उसको नेगेटिव ना लेके मेरे से मानना पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए। बिकॉज ऐसे अगर 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट डिप अगर हो जाती है इंडेक्सेस तो उससे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंडेक्स में। जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि फार्मा स्टॉक्स, यहाँ से बहुत सारे जो फार्मा स्टॉक्स है वो अपने ब्रेकआउट के लेवल्स पे वापस आ चुके हैं। तो मैं 2 फार्मा स्टॉक्स पे बाय सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा ऑरोबिंदो फार्मा पे, जो मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत अच्छी मोमेंटम दिखा चुका है लास्ट 2 से 3 महीनों में। 400 से ऑलमोस्ट 670 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, यहाँ से और अपसाइड देखने को मिल सकता है। 675 टू 700 का एक टारगेट रेंज रख सकता है और फार्मा में।
स्टॉप लॉस 645 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा पे, जिसपे मैं पहले भी बुलिश था। मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक स्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। मंथली चार्ट्स पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। तो इस पे भी टारगेट सजेस्ट करूंगा 640 का। बाय के लिए यहाँ पे ट्रेडर्स इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 587। राइट कुणाल, शुक्रिया इन कॉल्स के लिए। और हम आपको कुछ और कॉल्स सुनवा देते हैं। ये तो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स थी, लेकिन हम एक कॉल ले रहे हैं बाजार के दिग्गजों से, और वो ये एक्चुअली क्रिस फूड ने जब बोला ना कि आप जिस बात को रेफर कर रहे हैं अजय कि वो क्रिस वुड, जब उनसे बात की गई और उन्होंने कहा कि लगभग 4-4.5 साल में आपको 1 लाख का सेंसेक्स भी दिख जाएगा, उसके बाद ऑफ कोर्स एक ट्रेडर्स के माइंड में व्यू होगा कि कितने ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम। तो यही सवाल शायद अजय रेफर कर रहे थे कि उन्होंने जब शंकर शर्मा से बात की, मार्क मोबियस से बात की, और सभी ने ये कन्विक्शन दिखाई कि जल्द ही आपको सेंसेक्स 1 लाख का दिख भी जाएगा। अगर हमारे पास वो बाइट्स रेडी है तो हम प्ले करते हैं। अदरवाइज जिस तरह की सुपीरियर क्वालिटी अर्निंग्स आ रही हैं वो बड़े रीज़न होते हैं किसी भी बड़े दिग्गज को एक इकोनॉमी, एक कंट्री की स्टॉक मार्केट पे, एक स्टॉक मार्केट की ग्रोथ पर ये राय लेने के लिए। अजय, आप और मैं तो डिस्कस भी कर रहे थे ना, आप ये बात भी कर रहे थे कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स 10-12% की अगर आपको ग्रोथ मिलती है कॉर्पोरेट अर्निंग्स, तो उसी कैगर से आप देखें तो बड़ा वैलिड भी दिखता है। अब तो आपको कई सारी बड़ी कन्विक्शन भी मिल गई हैं। जी हाँ, क्योंकि हम बार बार इस पॉइंट को रेज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सेंसेक्स 1 लाख का मतलब होता है 62,000 पे हम बैठे हुए हैं अभी, करीब करीब आपका बेंचमार्क का डबल होना। जब बेंचमार्क डबल होता है तो पोर्टफोलियो लेवल पे डबल से ज़्यादा गेन बनने के चांसेस रहते हैं अगर आपने एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना रखे हैं अच्छी कंपनीज के जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ सॉलिड है। तो शंकर शर्मा ने कहा क्यों सिर्फ 1 लाख ही नहीं रुकेगा, उसके बियॉन्ड जाएगा। और स्टॉक ये मोबियस साहब ने निकुंज के सवाल पे कहा कि इतनी सुपीरियर क्वालिटी अर्निंग्स इंडिया में है, अगर अर्निंग्स क्वालिटी सुपीरियर है तो क्यों स्टॉक परफॉर्मेंस सुपीरियर नहीं होगी। 1 लाख का सेंसेक्स पे उन्होंने भी अपनी राय दी, अर्निंग्स क्वालिटी लेड। और उसके बाद देख ही रहे क्रिस वुड तो बोल के गए कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ समय की बात है। तो आपका पोर्टफोलियो एक्चुअली बढ़िया एक क्राफ्टेड, वेल क्राफ्टेड पोर्टफोलियो अगर हो तो मोर देन डबल हो सकता है, क्योंकि 14-15% की आपको ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। आइए सुनवाते हैं उन 4 बड़े दिग्गजों को बाजार के बारे में और सेंसेक्स के 1 लाख होने वाली बात जो कही है। आइए सुनते हैं। You track Sensex more than Nifty, and we've discussed this over several engagements and separate interviews. What to your mind is not the probability but the possibility of the Sensex touching 1 lakh in the next 5 years? 1 lakh is 100,000. Well, I think there's a huge likelihood that yeah. I want to hear that loudly. It's very you likely. say that there's a no, that to me is very reasonable. Yeah, very, very easy to see. So Chris Wood is of the view that in the next 5 years, the Sensex... let's put it like this. I would be disappointed if the Sensex had not touched 100,000 5 years from now. Okay, so I'm going to capture and recapture this headline again. You will be disappointed if the Sensex in the next 5 years does not hit 100,000. Yeah, absolutely. It can go above 100,000 also. Well, clearly, yeah. So, Sankar, again, first let's get the headline Sensex. 4 to 5 years, do you see Sensex could touch 1 lakh? Oh, I mean, I'm absolutely certain it will reach 1 lakh. Now, whether it happens in 4 years or 6 years, frankly, is really a meaningless debate. But looking at the nominal GDP growth rate, which we are looking, you can safely say we can grow between, say, 12 and 14%, maybe 10 and 14%. You will approximate that number, and if you compound it at that, so in 4 years, roughly from 60,000, you add another, say, it comes to approximately 1 lakh in 4 years. I mean, it's not a reach to see 1 lakh, just at the simple compounding of the nominal GDP rate. I think it's a given, 100%. Mark, Sensex 1 lakh in next 4 to 5 years? Possible, yes. Why do you say that? Definitely, yes, possible. Because you look at it this way, generally speaking, if a country is growing at 7%, you can expect companies, reasonably good companies, to be growing at 14%, double the growth rate of the country. Sensex. Chris Wood on ETNR last week said that Sensex could be 1 lakh in next 4 to 5 years.
Do you see that happening, Nilesh? निकुंज भाई, एक चीज हमने सीखी है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो. More often than not, you will be wrong. But today, is 1 lakh Sensex looking unimaginable? Answer is no. And my request to this audience will be, just don't think about 1 lakh Sensex. Beyond that also there is a much longer journey. ये देखिए, 4 बड़े मार्केट के विशेषज्ञ और दिग्गज आपको बता रहे हैं कि 4 से 5 साल के अंदर सेंसेक्स 1 लाख या उसके पार होगा. और ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात नहीं है, वो ये भी समझा रहे हैं कि जो कि आपके कंट्री में, आपके देश में अर्निंग्स क्वालिटी बहुत मजबूत है, बाजार अभी भी रीजनेबली वैल्यूड है, यहां से मजबूत पैसा बनेगा. तो काम की बात क्या है कि पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी चलेगी. आपने सुना होगा उस गाना. ठीक है, ये बात सही है कि बाजार अच्छे मोमेंटम में है भारतीय मार्केट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स साथ दे रहे हैं. लेकिन ऐसे ही कहानी खत्म नहीं हुई है अभी. इसका आपको भागी बनना है और उसका भागी आप एक अच्छे निवेशक बन के ही रह सकते हैं. सो म्यूचुअल फंड्स, अच्छे स्टॉक्स, उन सब की का ज्ञान आपको यहाँ ET Now स्वदेश पर लगातार मिलता ही रहता है. हमारे साथ जुड़े रहिए और इस जर्नी में आप हमारे साथ चलिए. हमारे साथ ठाकर साहब भी आ चुके हैं, फंडा गेस्ट, जो बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में. मैं आपसे रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहता हूं. ठाकर साहब, एक रजिस्ट्रेशन डेटा आया है. इनफैक्ट मैं यहाँ पे NCR में इस समय विजिट कर रहा हूँ. नोएडा में हमारा स्टूडियोज है और हम लोग दिल्ली भर में घूमे. ये फीडबैक आ रहा है कि दाम बढ़ रहे हैं, डिमांड बहुत अच्छी है. यही फीडबैक रजिस्ट्रेशन डेटा में भी झलक रहा है. आप देखिए स्टॉक्स को, कुलटे पाटिल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, DLF, कई स्टॉक्स में एक साथ तेजी दिख रही है. आपके 2 सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाले रियल एस्टेट स्टॉक्स कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग. देखिए, रियल एस्टेट स्पेस के अंदर खास करके जब से रेरा स्टार्ट हुआ है और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. और रिलेटिवली जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है, डिस्क्रिशनरी इनकम जो है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे ही डिमांड भी जो है वो अच्छी आ रही है. रजिस्ट्रेशन भी खास करके कोरोना के बाद हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा है. मुझे लग रहा है कि DLF जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पास्ट के अंदर, अभी भी आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा. तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के अंदर पहली पिक मेरी DLF है और दूसरा जो मेरा पिक है वो शोभा डेवलपर्स है. मुझे लग रहा है शोभा भी अभी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में शोभा में भी हम लोग जो है वो नजर बढ़ाए रखे हैं. जैसे ही कहीं पर करेक्शन आता है वहां पर हम लोग बाइंग करने की रिकमेंड करेंगे. ठीक है, चार्ट चेक भी ले लेते हैं एक बार. संतोष, आप बताइए आप किससे बेट करेंगे नियर टर्म में? अगर एक वीक का व्यू लें, मोमेंटम किसको साथ दे रहा है सबसे ज्यादा? क्योंकि हल्का सा कंसोलिडेटिव फेज में है, तो अगर नीचे में कौन सा स्टॉक मिले तो बटन दबा दें. ओके, सौरभ आप ही बता दें, संतोष से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. आप ही बताइए सबसे बढ़िया स्टॉक टेक्निकल्स पे कौन सा दिख रहा है इस समय? अजय, DLF का चार्ट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. जिस तरीके से स्टॉक कंटिन्यूसली हाई राइज बना रहा है और जो पुल बैक आ रहा है काफी लो वॉल्यूम्स पे आ रहा है और जो पुल बैक की कैंडल्स है वो भी काफी छोटी है. तो जिस तरीके से DLF का प्राइस स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इस स्टॉक में और बड़ी तेजी देखने मिल सकती है. रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है. 470 से 460 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. तो मैं DLF के साथ जाना चाहूंगा और मुझे लग रहा है DLF में करंट लेवल्स पे 470 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है. ऑन द अपसाइड 500 तक की तेजी इसमें नियर टर्म में देखी जा सकती है. DLF में 500 तक की तेजी और रियल एस्टेट तो इनफैक्ट अप साइकिल नजर आ भी रही है. एक कह सकते हैं कि पूरे दशक का डाउन ट्रेंड देखने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर ने कोरोना काल के बाद जो अपमूव दिखाया है वो वन साइड अपमूव जो है लगातार जारी है. कलेक्शन फिगर्स हो, ऑपरेशनल अपडेट्स हो, और इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ग्राहकों की कंजम्पशन थीम, कंजम्पशन पैटर्न भी बदलती हुई नजर आ रही है. तो फंडामेंटली भी काफी और टेक्निकली भी आप देख ही रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं. इस बीच हमारे साथ कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं. कुश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश में. कल हम रियल एस्टेट पर बात कर रहे थे, इंफ्रा स्टॉक्स पर भी बातचीत जारी थी. आज बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर?
जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, दो स्टॉक्स हैं, एक रिबाउंड कैटेगरी का है और एक ऐसा है जिसकी मोमेंटम ऑलरेडी कंटिन्यू रह सकती है। सो पहला है अपोलो हॉस्पिटल्स। इस स्टॉक में हमने अच्छा खासा अपसर्ज जो है ये बनते हुए देखा है। स्टॉक ने जो की रेजिस्टेंस जोन है उनको भी क्रॉस करके कल वॉल्यूम बैक्ड मूव दी है। इनफैक्ट पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम बैक्ड मूव है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5000 के जो लेवल्स हैं ये आ सकते हैं एज अ टारगेट। 4700 के लेवल्स जो हैं ये एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक है कैश स्टॉक है, जैसा मैंने बताया ये एक रिबाउंड अटेम्प्ट अब कर रहा है। एलिकॉन इंजीनियरिंग 592 595 के लेवल से ये जो ड्रॉप हुआ था पिछले कुछ सेशंस पहले, ठीक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके पिछले 2 सेशन से रिबाउंड कर रहा है। सो यहाँ पे फर्दर मोमेंटम जो है ये बिल्ड हो सकता है। 565 के इमीडिएट टारगेट के लिए बाय करें, 535 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। ये तो कुछ आपके स्टॉक्स हुए हैं जो आपने बताया। अपोलो हॉस्पिटल, इस पर हम बात भी कर रहे हैं और इस पर एक आज की अपडेट भी है, क्योंकि और देखना होगा कि जो स्टेक बेचना चाहता है वो फंड रेजिंग वो बाजार को कितना एक्साइट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में मूवमेंट है। इससे फर्दर और कितनी बाइंग आएगी, आज इस पर कई सारे एक्सपर्ट्स हमारे बुलिश भी हैं। और दूसरा एल्कॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। हमने देखा कि कल थोड़ा सा आपको प्राइवेट बैंक्स में, जैसे आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स में आपको एक अच्छी मूव दिख रही थी, और वहाँ पर क्या फर्दर अपसाइड हो सकता है? संतोष, आरबीएल बैंक, क्या इसमें आज भी फर्दर बाइंग हो सकती है? जैसे हम आरबीएल बैंक की बात करें तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग स्टॉक्स को। हालांकि एक थोड़ा हर्डल जरूर है 170 के आसपास, और हाईएस्ट कॉल राइटर भी वहीं बैठे हुए हैं। 170 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो फिर हमको और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। स्टॉक 178 रुपीज तक जा सकता है, और अगर यहाँ पॉज भी लेता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 164 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं वेट करूंगा 170 के लेवल के ऊपर टिकने का। कुछ और स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं। आज जो सुबह ग्रीड एंड फेयर नोट आया है, क्रिस वुड जो नोट निकालते हैं, उसमें 2 स्टॉक्स के ऊपर खास बात हुई है। एक तो स्टॉक है जो उन्होंने अपने लिस्ट में शामिल किया है, इंक्लूड किया है, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले उस पर चार्ट से चर्चा कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बैंक ये कैम्स, जो एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, वो जो है प्रेशर दिख रहा है वहाँ पे उनको, तो उसमें उन्होंने हटा दिए अपने पोर्टफोलियो से, वो हम डिस्कस करेंगे ठाकर साहब से। लेकिन संतोष है हमारे साथ। संतोष, एयू स्मॉल फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखें तो जब उनके एमडी साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिला था अभी हाल ही में, एक बढ़िया 17% की रैली हमने इंट्राडे देखी, उसके बाद वो साइडवेज हो गया। क्या अब उसके अंदर एक अच्छा एंट्री का वक्त आ गया? क्योंकि इस बात को 1 महीना हो गया, 17% अगर चल जाए तो उसके बाद तो आप ले नहीं सकते इतनी जल्दबाजी में, लेकिन एक टाइम हो गया उसको, 3-4 हफ्ते हो गए इसको। अब क्या एक एंट्री दे रहा है 770 के आसपास मौका? यस विजय जी, उस टाइम ये स्टॉक 600 गया था, 700 रुपए तक, उसके बाद करेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर इसने एक वर्टिकल रैली पकड़ी और स्टॉक उसके बाद फिर से करीबन 20-25% से ज्यादा चल चुका है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है और अभी भी कोई वीकनेस के साइन नजर नहीं आ रहे। जो रिसेंट स्विंग लो करीबन 750 के आसपास का था, वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी भी लग रहा है कि शायद ये 800 से 810 तक जा सकता है, वहां जाकर एक कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फर्दर अभी मुझे लगता है 30 से 40 रुपए की अपसाइड बची हुई है, तो जिसके पास होल्ड है वो बने रह सकता है। उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 750 का। क्या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें बाइंग आ सकती है? क्रिस वुड साहब को काफी लोग फॉलो करते हैं, उनकी कॉल्स को, और ये करेक्टिव फेज देख के वापस आ रहा है अपने, तो इस पर लेवल जो है संतोष ने बताया। ठाकर साहब ये बताइए कि कैम्स को इन्होंने निकाला है ये कहते हुए कि म्यूचुअल फंड के जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है उसमें दबाव आ रहा है, और इसका असर आपको कैम्स के स्टॉक में भी नजर आएगा। आपको इसके अर्निंग्स पे कितना रिस्क लगता है? नीचे कितना घट सकता है ये? मेरा व्यू डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि अगर आप कैम्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 70% एएमसी जो है वो कैम्स के पास है। और कल ही एक डेटा आया था कि जहां पर टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम जो है वो 41 लाख करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच गया है। तो रफली अगर देखें, और जिस तरह से और इन्वेस्टमेंट साइकिल खास करके म्यूचुअल फंड जहां पर रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा रहते हैं, वो मार्केट साइकिल से लिंक रहती है। जब भी मार्केट बढ़ता है तो रिटेल फ्लो ज्यादा आता है। एसआईपी फ्लो भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी हेल्दी है। तो अगर अब लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि ओनली 2 कंपनी है, आरटीए
केम्स और कार्वी, जिसमें से केम्स के पास 70% है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई करेक्शन आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करनी चाहिए। इनफैक्ट जब पिछले वीक में ही हम लोगों ने यही चैनल पे मेरा व्यू केम्स के ऊपर बाय का था, तो मेरा व्यू बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। केम्स के अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी थी ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। हम लोगों ने ऊपर के लेवल से काफी अच्छा करेक्शन देख लिया है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे केम्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिहाज से केम्स के अंदर में खरीदी करने की सलाह देता हूँ। ओके, तो चलिए ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है सभी के लिए जानना समझना, और यू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, उसके अलावा कैम्स पर भी इस वक्त जो है आपको राय मिलती हुई 2223 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं, और खरीदारी के मौके यहाँ से भी बनते हुए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त हो चला है मुनाफे का फंडा यानी कि पोजिशनल बेसिस और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स जानने की। आज निमेश लंबा साथ निभा रहे हमारे साथ, मुनाफे का फंडा कॉल भी उनकी तरफ से आती हुई दिखेगी। बताइए निमेश। मानसी, मेरा जो बाय रिकमेंडेशन है वो GIC आरई के ऊपर है। अगर आप एक री-इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की नंबर 1, और अगर आप देखें तो जिस तरह से कंपनी का मार्केट शेयर अराउंड 64% का मार्केट शेयर री-इंश्योरेंस सेगमेंट में अंदर है। कंपनी जो इंश्योरेंस री-इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है वो अक्रॉस द लाइन मेनी बिजनेसेस के अंदर प्रोवाइड करती है, लाइक प्रॉपर्टी, फायर, मरीन, मोटर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, हेल्थ, लायबिलिटी, क्रेडिट, फाइनेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। अगर कंपनी की बुक्स की अगर बात करें तो कंपनी की अभी मार्केट के अराउंड 31,000 करोड़ के आसपास की है, और कंपनी की अगर बुक के अंदर आप देखो तो कैश इक्विवेलेंस जो है 23,000 करोड़ के आसपास के है। तो मुझे लग रहा है कि एक वैल्यू बाइंग जो है उस स्टॉक के अंदर बन सकता है। सेकंड थिंग, अभी आप री-इंश्योरेंस स्पेस के अंदर देखें तो एक प्राइस हार्डनिंग ट्रेंड जो है वो भी चल रहा है, जिसके अंदर आने वाले दिनों में मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। सेकंड थिंग, ये जो साइकिल है वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट 2 ईयर तक रहेगी। तो वैसे भी ये लेवल पे ये वैल्यूएशन पे स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है हमको। ऑलरेडी 130 से स्टॉक के अंदर काफी अच्छी रैली आ चुकी है, बट अगर कोई पर डीप आता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से खरीदी करनी चाहिए। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि कंपनी जो है एक वैल्यू बाइंग है, तो इसलिए 186 या 170 के अराउंड अगर मिलता है तो बेस्ट रहेगा। तो व्यू मेरा बुलिश है, और ये स्टॉक के अंदर में एक 3 से 6 महीने की राय लेके खरीदी करने की सलाह देता हूँ। मुझे लग रहा है कि 225 का मिनिमम टारगेट ये स्टॉक के अंदर दिखना चाहिए। कुल 3 से 6 महीने के ड्यूरेशन के साथ यानी कि वैल्यू पे GIC RE पर 225 के टारगेट जहां पर निमेश की तरफ से आते हुए। चलिए हमारे साथ पैनल पर एक और नए पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, हमारे साथ है कुणाल परार, उनसे भी बात करते हैं। कुणाल, मॉर्निंग, बताएं कहाँ है आपकी आज की रिकमेंडेशंस? वेल, आज के रिकमेंडेशन की बात करूं तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जिसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एंड लाइकली चांसेस है वो स्टॉक का कि आज के दिन में वो स्टॉक आउट परफॉर्म करे। नाम है उसका LT Food, वैसे उसको कहा जाता है दावत। 119 के राउंड का क्लोजिंग है स्टॉक का, हम बाय करेंगे 113 रुपये 45 पैसे के एसएल के साथ। एंड टारगेट की बात करूं तो 124 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट है जो आज के दिन में वो दिखा सकता है, एंड वो जो ब्रेक करता है तो आज ही के दिन में 127 रुपये 45 पैसे के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दावत एक बढ़िया ट्रेडिंग कॉल बन रहा है, एंड मैं यहाँ पे इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये जो हमने फाइनल टारगेट दिया है 127 पैसे का, अगर ये भी ब्रेक करता है तो लाइकली चांसेस है कि स्टॉक वहां से हमें फर्दर 7 से 8% तक की भी मोमेंटम दिखा सकता है। सो दावत पे अभी फिलहाल फोकस करके चलने की राय चल रही है। आजकल दावतें बहुत उड़ा रहे हैं लग रहा है कुणाल बाबू। हाँ LT फूड्स दावत चावल के ऊपर आप कॉल दे रहे हैं, और क्यों ना हो, बाजार न्यू हाई पे है, पोर्टफोलियोज न्यू हाई पे हैं, तो दावतों का समय है ही। दावत की बात सुन के निमेश के भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आने वाले वीकेंड में लग रहा है दावतें लगी हुई हैं। निमेश बाबू, ये बताइए, चावल के जो स्टॉक्स है चल रहे हैं और परार साहब खूब दावतें उड़ा रहे हैं उसके ऊपर, इसमें अर्निंग्स ग्रोथ LT फूड्स ले लें, आपके 2-3 और कंपनियां, सेठ चमनलाल सेतिया NCR की कंपनी है, बहुत शानदार बासमती का काम करती है, और अगर डायरेक्टर साहब लेके आइए, ये आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा, चमनलाल सेतिया। लेकिन स्टॉक देखिए आप, लास्ट 2-3 साल का स्टॉक का चार्ट देखिए, चमनलाल सेतिया आपको मालूम चल जाएगा।
आपकी राय फंडामेंटली कौन सी सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है? लंबा चार्ट लिखिए साहब। निमेश, देखिए, अब चमनलाल सेठिया की बात करें, मेनली एक्सपोर्ट बिजनेस है और लोकल मार्केट के अंदर हम लोग काफी कम देख रहे हैं उसके प्रेजेंस। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 26% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 23% का है, लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखिए 20% का है, और मेनली प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है लिक्विडिटी काफी कम है मार्केट स्टॉक के अंदर, और जिस तरह से स्टॉक आगे बढ़ रहा है डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। अभी जो वैल्यूएशन की बात करें, रफली अराउंड 8 के पीई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी स्ट्रेंथ है जिस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है, और आने वाले दिनों में भी एक अच्छा अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है कि जहां पर हमको ग्रोथ के आधार दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चमनलाल सेठिया जो है वो एक वैल्यू पिक बन सकती है ये लेवल के ऊपर, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसके अंदर करीब 250 से 300 रुपए का प्राइस है, हम लोग उसके अंदर देखने को मिल सकता है। क्या बात है निमेश भाई, आप ये कंपनी ट्रैक करते हैं, आपने तो इम्प्रेस कर दिया। मुझे लगा शायद ये आपके रेडार पे होगा, नहीं, बहुत कम लोग इसको ट्रैक करते हैं। बट शुक्रिया ये कॉल के लिए। कुछ और स्टॉक पिक्स की बात कर लेते हैं। ये अपना आईटीसी जो है वो भी मौका दे रहा है, 450 गया, उसके बाद वापस 10 रुपए घट गया, इस समय 41-42 के आसपास है, 441-42 बाय द वे। ये देखिए 440, क्या इसके अंदर इस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए? कुछ आप बताइए। जी हाँ अजय, आई मीन लास्ट 1-1.5 साल की बात करें तो एवरी डिप इन आईटीसी हैज बीन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मैं देखूं तो ये भी कोई बहुत बड़ा डिप है नहीं, 10 रुपए का हम माइनर सा डिप देख रहे हैं। दैट इज मोर ऑफ अ पॉज अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट के साथ। सो डेफिनेटली ट्रेडर के लिहाज से अगर आप देखें तो ये अच्छा खासा एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है कि 450 आपके लिए एक पहला टारगेट बनता है। 465 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए दूसरा टारगेट बनते हैं, और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 433 के जो जोन्स हैं इसके आसपास आप लेके चलें। तो ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल एक डिप है, बट हाँ अगर आप पोजिशनली देख रहे हो तो दीज आर लाइक अ माइनर ब्लिप। आई वोंट बी सरप्राइज कि 490 और 500 के जो लेवल्स हैं ये भी स्टॉक आने वाले कुछ समय में दिखा दे। बट एज आई सेड ट्रेडिंग के लिहाज से 450 और 465 के टारगेट्स के लिए से आप अभी भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, पहला लक्ष्य 450, उसके बाद 465, उसके बाद और ज्यादा तेजी नजर आ सकती है। इन स्तरों पर भी आईटीसी में बाइंग की जा सकती है, राय मिल रही है कुछ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ अशेषा जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि एक्शन स्टॉक्स कैटेगरी में वो कौन से 5 शेयर्स लेकर आई। अशेषा, आप बताइए कौन से 5 शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में रहेंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल्स फोकस में रहेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है जहां उनका मानना है कि अपोलो हॉस्पिटल्स करीब $200 मिलियन रेस करना चाहता है FY24 में। 5 से 6% स्टेक अपोलो को में कंपनी बेचेगा फंड रेस करने के लिए, सो इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा ऑटो कंपनीज भी फोकस में रहेंगे। मई महीने का ऑटो सेल्स का डेटा बाहर आ चुका है। मारुति के सेल्स में करीब 9% का उछाल देखने को मिला मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। टीवीएस में भी 9% का उछाल देखने को मिला, और हीरो मोटोकॉर्प में करीब 7% का उछाल देखने को मिला, जिसके चलते ये सभी ऑटो स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कैनफिन होम्स भी फोकस में रहेगा। याद रखें रेजिग्नेशन आया है जहां डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ चैटर्जी ने रिजाइन किया है। सितंबर 2022 में भी एक रेजिग्नेशन आया था, जिसके चलते कैनफिन होम्स पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने QIP ओपन किया है 1 जून, यानी कल ये QIP ओपन हुआ था। फ्लोर प्राइस 29.98 रुपीज़ प्रति शेयर का है। इस फंड रेस के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी अपनी नजर रखे। लास्टली आदित्य बिरला कैपिटल, जहां कंपनी ने फंड रेस का ऐलान किया है। 3000 करोड़ का टोटल फंड रेस रहेगा, जिसमें से 1250 करोड़ कंपनी प्रमोटर ग्रुप से रेस करेगी। सो इस फंड रेस के चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। बिल्कुल, ये सारे स्टॉक्स तो नज़र रखनी होंगी। ऑटो नंबर्स जहाँ पर अच्छे आ रहे हैं, टीवीएस मोटर की भी आपने बात की, वहाँ तो ऑलरेडी एक अच्छा सर्ज मिला है, और ईवी सेल्स जो आप लास्ट ईयर से इस साल की कंपेयर करें उसमें एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। सो देखना होगा इन स्टॉक्स पे आज कैसा मूव आता है। टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल नंबर्स वहाँ स्ट्रॉन्ग आए हैं। शुक्रिया अशेषा ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए, और कुछ दूसरे स्टॉक्स जैसे AB कैपिटल और कैनफिन होम्स, इन पर भी नजर रखेंगे। लेकिन इस बीच आज की बड़ी एक रिपोर्ट बिग बोल्ड ब्रोकरेज मार्कशी लेकर आई है। आइए समझते हैं कौन सा स्टॉक है।
जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है जेफरीज की तरफ से। हम देख रहे हैं कि कंपनी ने बजाज फाइनेंस पर ये बिग बोल्ड ब्रोकरेज लाया है। खरीदारी की राय को उन्होंने ज़रूर बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस बजाज फाइनेंस के लिए उन्होंने 7,280 से बढ़ाकर 8,310 कर दिया है। लार्जली उनका मानना है कि राजीव जैन जो CEO है कंपनी के लिए, उन्होंने एक काफ़ी शानदार प्रेजेंटेशन दिया है इंडिया फोरम में, और इनफैक्ट बजाज फाइनेंस 50% कंज्यूमर लोन्स यहाँ पर भारत में उनकी हिस्सेदारी है। इनफैक्ट जो नए वर्टिकल्स भी कंपनी जो बिल्ड कर रही है 10 साल के लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बिल्ड कर रही है। नए वर्टिकल्स में भी देख रहे हैं कि बैलेंस रहेगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और प्रॉफिट और स्केल के बीच में, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी कंपनी जो बना रही है वो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बढ़ा रही है। तो ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेफरीज ने खरीदारी की राय ज़रूर दी है बजाज फाइनेंस पर, और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 8,310 प्रति शेयर का दिया है। चलिए बजाज फाइनेंस के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा जब पीक पेसिमिज्म था वहां से स्टॉक बहुत बढ़िया रिबाउंड करके ऑलमोस्ट 3100 के आसपास आ गया, यानी कुछ भी इसकी बातें करते आए लास्ट पिछले कुछ हफ्तों से। इस भाव से दो बात बताइए परार साहब, एक तो मैं लॉन्ग होल्ड कर रहा हूं, राइड कर रहा हूं, क्या करूं? दूसरा, किस लेवल्स पे नई पोजीशन बनानी चाहिए? सर सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग होल्ड करें, राइड करें, या मतलब मैं ये कहूंगा कि जो लॉन्ग है उसको होल्ड करके चलना चाहिए, फिलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 6,875 के लेवल का, उसके बाद स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 7,040 के लेवल पर। नाउ यहाँ से ऊपर के कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं सर? तो ऊपर के लेवल की बात करो तो 7,255 का पहला लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, वो जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में 7,500 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो मोटा मोटी काफी अच्छी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ दूसरी बात, क्या हमें यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए? तो सर मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड उतना मेंटेन नहीं हो रहा है, उतना प्रॉपर लेवल पे नहीं आ रहा है। अगर माइनर करेक्शन आता है अप टू द लेवल ऑफ 6900 6870, दैट वुड बिकम अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो एक तो पहला बाय है उसको होल्ड करके चलिए, और दूसरा अगर नया बाय करना है तो वेट कीजिए अप टू लेवल ऑफ 6870। बजाज फाइनेंस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट बुलिश है। हालांकि M&M फाइनेंशियल कुछ प्री ओपन में हम देख रहे हैं चार्ट्स एक्टिव होते हुए हरे निशान के साथ ये ट्रेड कर रहा है। कोई ट्रेड, कोई सौदे बनते हुए? जोन जो है इसके आसपास खुलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 300 का लेवल जो है ये एक बार क्रॉस होगा तब आप इसमें थोड़ी सी और मोमेंटम लौटते हुए देख सकते हैं। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बट रेजिस्टेंस के करीब है, इसलिए बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। 300 के ऊपर जाएगा तो आप बाय करें 315 और 322 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका फिर से यही 295 के जो जोन है ये रहेंगे, लेकिन एज ए सेड कंडीशनल बाय अबव 300। ऑलराइट, ठीक है। M&M फाइनेंस, एक बार कैनफिन होम्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैनफिन होम्स में वहाँ उनके डिप्टी MD अमिताभ चैटर्जी ने रिज़ाइन किया। क्या थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है स्टॉक में? क्योंकि कुछ समय पहले गिरीश कौसगी वो जब सितंबर में उस समय के MD and CEO उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। कोई कोरिलेशन है या नहीं, ये तो कि फंडामेंटल चेक्स के बाद पता चलेगा, लेकिन क्या स्टॉक पे किसी तरह का प्रेशर पड़ सकता है? अभी तो प्री ओपन में 1% ऊपर दिख रहा है। संतोष, कैनफिन होम्स को आज कैसे ट्रेड करेंगे? यस, ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में, आपने सही पकड़ा कि 2022 सितंबर में इसमें इसी वजह से एक बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन आज स्टॉक में ऐसा कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर होता तो शायद मुझे लगता है प्री ओपनिंग में वो रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है इसका जो बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, क्योंकि टेक्निकली कहीं से कहीं तक कोई वीकनेस नहीं नजर आ रही है। अब 700 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं 800 रुपए तक के आ रहे हैं इसमें, तो बुलिश व्यू दे रहे हैं इस पर, यानी आपको कोई प्रेशर नहीं लगता है स्टॉक पे। स्टॉप लॉस 700 का लगाएं और उसके बाद 800 तक इसे ट्रेड करें। लेकिन एक और खबर हम तक शरद लेकर आए, आइए समझते हैं क्या खबर है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा ग्रासिम, और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कंपनी ने अपनी स्पार्कल पेंटिंग सर्विसेज को जो है लॉन्च किया है। एक टाइप से पायलट लॉन्च कह सकते हैं, और ये 3 शहर में हुई है, बम्बई, पुणे और बेंगलुरु में। लेकिन याद रखिएगा कस्टमर जो है यहाँ पे इस साइट्स में जाके अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन ये एक सर्विस रोल आउट हुई है, फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई है। ये 4th क्वार्टर FY 24 में हो सकती है।
और कंपनी के बारे में बात करें तो उन्होंने जो है बड़े कैपेक्स प्लान्स रखे हैं पेंट सेगमेंट को लेके, और इनकी जो है डीलरशिप लेवल पे भी बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है। जेफरीज का नोट आया और उन्होंने कहा कि जो ग्रासिम टेस्ट हो रही है वो अपनी पेंटिंग सर्विसेज को जो है लॉन्च करने के लिए कर रही है, और ये जो अभी अवेलेबल रहने वाली सर्विसेज ये आदित्य बिरला ग्रुप के स्टाफ और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए लागू है, और जो प्रोडक्ट प्रोक्योर होंगी वो अलग डीलर से होने वाली है। अब देखा जाए तो ओवरऑल जो है कंपनी की जो कमीशनिंग होगी पेंटिंग कैपेसिटी प्लांट का वो मार्च 2024 से होने वाला है, लेकिन सवाल उठता है कि ये लॉन्चेस हो रही है, इससे क्या हम कर सकते हैं कि पेमेंट बिजनेस में कुछ प्रीपोन्ड अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, या अभी सिर्फ टेस्टिंग वाटर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये न्यूज़ पे है। ठीक है, ग्रासिम पे ऊपर ये खबर इंटरेस्टिंग लेके आए शरद, लेकिन ग्रासिम में एक दूसरी कहानी जो हम बात कर रहे हैं, वो जो पैसा डाल रहे हैं 3000 करोड़ रुपए एबी कैपिटल में, उस सिलसिले में बाजार की ज़्यादा इस समय नज़र बनी होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक कमज़ोर से बाजार में, कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, साइडवेज बाजार में भी स्टॉक में कल काफ़ी अच्छी मूव थी, 1950 के आसपास खड़ा हो गया आके। प्रार साहब ये बताइए कि यहाँ से इसमें नई पोजीशन ले 2000 के पार जाएंगे? सर यहाँ से मैं वेट एंड वॉच करने की राय दूंगा। रीजन ये है कि पिछले दो दिन में देखने जाए तो न्यूज स्पेसिफिक का जो मोमेंटम हमें देखने को मिले, ऊपर में 2064 और कल के दिन में नीचे में 1925, यानी एक वाइल्ड मोमेंटम हमें देखने को मिले। जब तक ये मोमेंटम सेटल नहीं होती, मैं कहूंगा थोड़ा सा इसमें नई पोजीशन बनाने से आप दूर रहिए। और ये जरूर कहूंगा कि अगर 2000 के ऊपर अगर काउंटर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि 2000 के बाद में काउंटर में एक नया हाई भी लगने को देखने को मिल सकता है, जिसके बेस पे काउंटर 2250 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। सो व्यू यहाँ पे फिलहाल साइडवेज होने का बन रहा है। 2000 के ऊपर सस्टेन होगा तभी हम नई पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि वहां पे मुझे तकरीबन 11 से 12% तक की भी मोमेंटम दिख रही है ऊपर के लेवल में। बस खुलने वाला है, उससे ठीक पहले ऑटो, बजाज ट्विंस, हिंडाल्को, बैंक्स जैसे स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट पर भी कुछ, मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ओवेट की रेटिंग दे रहे हैं 524 तक के टारगेट्स। रेजिडेंशियल डिमांड तो अच्छी है, प्री ओपन में देखिए स्टॉक में एक अप मूव है। साइडवेज हो गया है स्टॉक। देखो तो पिछले कुछ सेशंस के बाद वॉलेटिलिटी थोड़ी सी स्पाइक अप हुई है, लेकिन देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और अभी भी जो प्री ओपनिंग दिखा रहा है उसमें भी आप देखें तो 20 मूविंग एवरेज के जस्ट पास ओपन हो रहा है। सो अगेन कंडीशनल बाय रहेगा यहाँ पे। अगर ये 490 क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तब आप बाय करें। पहला टारगेट आपके लिए 505 और दूसरा टारगेट 520 का रहेगा। इन दैट केस आप जो स्टॉप लॉस है ये 482 के जो जोन है यहाँ लेके चलें। बट एज आई सेड नॉट टू फार, 1-2 रुपए की बात है, बट उसके ऊपर खुल के सस्टेन होने दीजिए, फिर एंट्री करिएगा। कुछ एक और व्यू एस्टर डीएम पर भी बताएं। हालांकि स्टॉक में काफ़ी मूव आ चुकी है, जीसीसी हॉस्पिटल्स की डील और इसी महीने हो जाएगी जून मंथ में। क्या मेजर ऑफ द मूव्स आ चुकी है या अभी स्ट्रीम बाकी है, न्यूज़ के बाद ही आएगा दूसरा मूव? कुछ जी हाँ, नहीं, इसमें मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक ने कहीं भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। सो आई थिंक यहाँ पे आप एक अपस्विंग ले सकते हो, अपस्विंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और पूरे पैक में ही देखें तो आप अच्छा खासा एक ट्रैक्शन बना हुआ है, तो उसका भी एक रब ऑफ बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो 280 के पहले टारगेट के लिए बाय करें, दूसरा टारगेट आपके लिए 290 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 264 का लेके चलें। सो ओवरऑल सेक्टर में भी पॉजिटिविटी है और स्टॉक में भी मोमेंटम बना हुआ है। सो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। करीब 30 सेकंड बाद मार्केट्स खुल जाएगा। और इस बीच आज अगर आप SGX निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो आज फिर से एक छोटा सा गैप मिलेगा। पिछले 3 दिन में हम ज़्यादा बड़े गैप के साथ नहीं खोल रहे हैं, ये सारे गैप्स 100 पॉइंट से नीचे गए हैं और मार्केट कुछ वैसे ही ट्रेड करते हुए दिखेगा। आज खैर बड़े शेयर्स की अगर बात करें जो आज गैप के साथ खुलेंगे, अडानी शेयर्स पे वापस थोड़ा एक्टिवनेस हो गई है, आप इस पर ध्यान रखिएगा। अडानी एंटरप्राइजेस के पास जो फ्रीज हुए लेवल है वो करीब 2.25% के हैं। इसके अलावा ONGC, NTPC, अडानी पोर्ट्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जिनमें बढ़त करीब 0.1% की होगी। आज जो निफ्टी के कमज़ोर काउंटर खुल रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। खैर एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छी है, 1300 शेयर आज प्लस में है और 167 शेयर की कमजोरी। मार्केट एक रेंज के अंदर, लेकिन रेंज के अंदर मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी आई है, ये काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए बाजार के अंदर आज सपोर्ट पक्के रहेंगे, शायद नहीं टूटेंगे। ये पहला पॉइंट है नोटिस करने के लिए। 55 अंकों की बढ़त, 18,500 के ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आ गया।
ये पहले 44,000 को ब्रेक करता रहा। 190 अंकों का प्रीमियम था कल, और आज थोड़ा प्रीमियम कम होगा। फ्यूचर्स वाले ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, स्पॉट वालों के लिए, क्योंकि वो अब क्लब हो रहा है, वो मैच हो रहा है, और 44,000 का लेवल अभी आप अपने स्क्रीन पर बैंक निफ्टी के तौर पर देख पा रहे हैं। खैर फटाफट से देख लेते हैं आज शेयर कौन से हैं। आज जब मार्केट का पुल बैक स्ट्रॉन्ग है, एडवांस डिक्लाइन ठीक है, तो मेटल शेयरों को तो आना ही था, वो आए हैं ऊपर। आज हिंडाल्को करीब 2.5% का पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा रहा है, कल भी इसने दिखाया था। हीरो मोटोकॉर्प ऊपर आ गया। अडानी ग्रुप के दोनों शेयर्स ने लीड ली है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, इसके अलावा आईसीआईसीआई, डिविसलैब, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील, ये आपको दिख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप पहले 10 शेयर देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मेटल्स, अडानी ग्रुप के शेयर्स यहाँ पे दिखेगी, और नो डाउट थोड़े बैंक्स भी हैं, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, जो कि जिसकी बदौलत ही आप बैंक निफ्टी का नया हाई लगा पाए हैं, वो भी आज शुरुआत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्फोसिस वीक है आज एशियन पेंट वीक है, आज नेस्ले वीक है, आज वीक है टाटा मोटर्स। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो शुरुआत में थोड़ा आज कमज़ोर खुल रहे हैं, लेकिन इनमें परसेंटेज में कुछ बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ये सिर्फ मात्र आधा % नीचे है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि कोल इंडिया तो 3 दिन से टूट रहा है, और एशियन पेंट्स के अंदर कल थोड़ा टूट वापस ऊपर आया 74-75 के आसपास, थोड़ा ध्यान रखिए। और टाटा मोटर्स के अंदर भी टिपिकली यहीं पे ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नेक्स्ट 50 जल्दी से चेक कर लेते हैं, फिर हीट मैप भी आपको हम दिखाएंगे, और उसके बाद फिर छोटे मझोले शेयर्स का लेखा जोखा भी होगा। अदानी ट्रांस 2% ऊपर, मदरसन करीब 1% ऊपर, डीएलएफ 1% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 1% ऊपर, अंबुजा को भी अडानी मानिए। इसके अलावा ट्राइडेंट करीब 1% ऊपर। ये कुछ नेक्स्ट 50 वाले शेयर्स हैं जहां पे शुरुआत आज थोड़ी ठीक होती हुई दिख रही है। बायोकॉन आज नीचे है, इसके अलावा इंडस टावर नीचे है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आज % नीचे है, और पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर आधे % तक की गिरावट है। कुल मिलाकर एडवांस डिक्लाइन आपकी और बेहतर हुई है, 1500 शेयर प्लस में है, 200 शेयर इस समय कमज़ोर है। 5 मिनट के बाद इंडिया विक्स भी आप चेक कर लेना। अब हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं हीट मैप, यानी कि आप मोटा मोटी आइडिया ले पाए कि इस समय बाजार के अंदर स्थिति क्या बनी हुई है। ये 44,000 का लेवल आप अभी बैंक निफ्टी पर देख पा रहे होंगे। ये शुरुआती सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज की ओपनिंग ने एक काम तो कर दिया कि सपोर्ट पक्के हो जाएंगे, क्या रेजिस्टेंस टूट जाएगा उसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। अभी आधा पौना घंटा चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको पता लगेगा। जल्दी से हीट मैप लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे सिर्फ इकलौता इक्का दुक्का शेयर आपको दिखेगा हरे निशान में नीचे की तरफ, नहीं तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको बढ़त है। फिर से अडानी, बजाज ग्रुप, थोड़ा बहुत बैंकिंग स्टॉक्स आपको दिख रहे होंगे। फाइनेंस वाले शेयर्स पे आज ध्यान रखिएगा, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही आज एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिला के मार्केट की आज की ओपनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी शानदार रही है, और इसका फायदा आज हो सकता है ट्रेडर्स थोड़ा बहुत उठाते हुए दिखे। मानसी के पास चलते हैं, वो आपको छोटे मझोले शेयर्स बताएंगे और साथ ही मेहमानों से भी कनेक्ट करेंगे। मानसी, बिल्कुल मजबूत शुरुआत, और इस मजबूत शुरुआत में ब्रॉडर इंडेक्सेस यानी मिड कैप स्मॉल कैप भी साथ दे रहे हैं। 100 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स खुला था, और मजबूती जो है बढ़ती चली जा रही, करीब 150 अंकों की तेजी इस वक्त आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी के बीच। और इसमें सिलेक्टेड IT, रियल एस्टेट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और ऑटोमोबाइल स्पेसेस हैं जो कि फोकस में। टीवीएस मोटर कल हमने देखा था जब बिक्री के आंकड़े आए 9% तेजी इनकी सेल्स में देखने को मिली थी, उसका इंपैक्ट है टीवीएस मोटर का चार्ट करीब 1.5% की तेजी के साथ। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखें, 1 से 1.5% की तेजी ये भी दिखा रहे हैं। आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, इसका एक इम्पैक्ट, और साथ ही हम देख रहे हैं परसिस्टेंट टाटा एलेक्सी जैसे मिड कैप IT प्लेस भी परसिस्टेंटली अच्छी खासे एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट स्पेस अगर देखेंगे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट दिव्यानी इंटरनेशनल में अच्छी खासी मजबूती, 1.25% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही सोना, कोमस्टार, RDC, PFC जैसे चार्ट्स हैं जो कि लगातार इस पूरे हफ्ते अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप स्पेस में हम देखेंगे स्मॉल कैप IT कंपनियां भी अच्छा एक्शन, पहली 3 कंपनियां जो अच्छा एक्शन स्मॉल कैप में दिखा रही है वो है साइंट, KPIT टेक्नोलॉजीज। तो क्लियरली IT सेक्टर है जो कि इस वक्त परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। फार्मा स्पेस में भी अच्छा एक्शन है, करूर वैश्य बैंक और रूट मोबाइल जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि स्मॉल कैप में एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो क्लियरली एक अच्छी शुरुआत और मजबूती के साथ, जैसे कि हम बता रहे थे आज बुलेटिन की शुरुआत में, अजय, एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द मार्केट। शुरुआत हुई है तो कल एक साइडवेज मूव था 1-1.5 दिन का, जैसा मैं कह रहा था हम गेंस को पचा रहे थे। आज हमने अपना ऊपरी जर्नी वापस से शुरू कर दी है 18,600 की डायरेक्शन में जाते हुए। जल्दी से कुछ ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स के ऊपर रिएक्शन हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में भयंकर तेजी है और उसके बाद ही भाव 1900 के आसपास है। क्या ये 3,000 के लिए तैयार है? हमने पिछले 1-1.5 महीने में लगातार हीरो मोटो दिलवाया है और उसकी साक्षी हैं प्रियंका खुद। 3,000 की कगार पे आके खड़ा हो गया है।
2200 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और हमें कुणाल प्रणार बताएंगे दोनों वर्ग हमारे व्यूअर्स के लिए जो राइड कर रहे हैं स्टॉप लॉस कहां लगाएं ट्रेलिंग, और जैसे 3000 की बेट लेनी है वो क्या इस भाव पे लें? कि आज के दिन में जो ओपनिंग देखने को मिली है उस ओपनिंग के साथ जो वॉल्यूम देखने को मिला है, यानी आप देखोगे कल का पूरा दिन का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम उस वॉल्यूम का 50% आज ओपनिंग में ही बन गया है, यानी कि कहीं ना कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है स्टॉक में। और जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर, मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में कहीं ना कहीं 2960 और जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा ऊपर में 3400 तक के भी लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो राइटिंग के लिए बिल्कुल मना है। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा उनके लिए जरूर से ये व्यू बनेगा कि पोजीशन को हमें कैरी करके चलना है। 2960 का पहला टारगेट है, जैसे वो ब्रेक करेगा 3400 का दूसरा टारगेट है। नाउ तीसरा व्यू कि आप फ्रेश पे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सर मैं यहाँ पे एक बात थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा फ्रेश पोजीशन के लिए। 11 बजे के बाद ये डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा फ्रेश पोजीशन बाय करने के लिए। अजय, मुझे बिल्कुल याद है हीरो मोटोकॉर्प को आई थिंक पिछले नवंबर में हमने शायद डिस्कस करना शुरू किया था, अक्टूबर मिड की वहां से, और वहां तब लेवल 2100 के आसपास थे, 2120-30 के। जब ये बात हुई थी आप कहते थे कि टू व्हीलर सेगमेंट में अब ग्रीन शूट्स दिखने लगेंगे क्योंकि वहां रूरल रिकवरी पिकअप होनी शुरू हो गई। और उन्हीं दिनों में आप देखें जब भी गवर्नर साहब आ रहे थे क्रेडिट पॉलिसी में, वो क्लियरली कह रहे थे कि टू व्हीलर डिमांड रिकवरी दिख रही है। सेल्स नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था अक्टूबर नवंबर की, लेकिन स्टॉक पिकिंग शुरू जरूर हो गई थी। और आई थिंक हमने उसमें खुश को भी थ्रेट किया था उस कॉन्वर्सेशन में। कुछ आपको भी वो लेवल्स याद है? फ्यूचर को देखिए, बाजार हमेशा फ्यूचर की डिस्काउंटिंग मशीन होता है। वो फ्यूचर को पहले, वो आगे आने वाले समय को आज डिस्काउंट करता है। आपको याद होगा, मैं प्रिसाइजली बता दूं कि जिस दिन इनके चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर ने, जो अब के सीईओ बन गए, अभी 6 महीने पहले उनका प्रमोशन हुआ है, उन्होंने साफ तौर पे अपनी एक गाइडेंस जारी की थी चलते हुए मार्केट में 1 बजे दोपहर में, मुझे ठीक से याद है, हमने 2:30 बजे के शो में डिस्कस किया क्योंकि ये बहुत दिनों बाद हुआ था। उन्होंने सीधी गाइडेंस दी, नए लॉन्चेस पे गाइडेंस दी और इंप्रूवमेंट सेल्स वॉल्यूम पे गाइडेंस दी। उसके बाद स्टॉक रुका ही नहीं है। तो ये इसलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि जो मैनेजमेंट कह रहा है ना, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, बहुत क्लोजली सुनिए। उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसमें पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एनीवे 350, तो ये 3.5% आज का ऊपर हो गया। और कुछ ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। संतोष, इसके पीछे 2 व्हीलर्स में बजाज ऑलरेडी 52 वीक हाई पे, लाइफ हाई पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीवीएस से बेट करें अब? सर जी, पहले मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। निकुंज जी ने कहा था जब इसके नतीजे आए थे काफी कमजोर आए थे, कहा कि इसमें सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन जब सब कुछ नेगेटिव होता है तो वैल्यूएशन आपके फेवर में होता है और कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो मेरे हिसाब से इसमें अंडर ओनरशिप होगी और इसी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक वहाँ करीबन 2400 रुपए के आसपास था, स्टॉक 3000 रुपए के आसपास आ गया और इसमें अभी आई थिंक 15 दिन भी नहीं हुए इस चीज को। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रा कॉल था निकुंज सर का और आप इस चीज को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। टीवीएस मोटर की बात करें तो ये ऑलरेडी आउटफॉर्म कर चुका है, आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट व्यू इस पे भी बुलिश है। नीचे 1260 का एक सपोर्ट रहेगा, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक इस पे भी बाय ऑन डिप की अप्रोच रहेगी। ऊपर में अभी इमीडिएट जो पुराना स्विंग हाई था वो था 1315 का, वो रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है। बट आई थिंक अब शायद कैचअप मुझे लगता है हीरो मोटो में देखने को मिलेगा, टीवीएस थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प में ऑलरेडी अच्छी तेजी हो गई, 3-3.5%, और पिछले भी आप 2-3 दिन से देखें तो 1-1.5% की मूव दिख रही है। 6% तो ये चल चुका है बिफोर द नंबर्स ओनली पिछले 2-3 दिनों में। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस। आज मेटल्स में एक अच्छा रिबाउंस दिख रहा है। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स हैं 2-2.5% के साथ तेज हैं। टाटा स्टील में मूव दिख रही है आपको 1-1.5% की, और साथ ही आईटी काउंटर्स में आईटी मेजर्स भी चल रहे हैं। टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है आपको। कुछ और कहाँ रिकमेंडेशन होगी? क्या मेटल्स, हालांकि बहुत ऑन एंड ऑफ ट्रेड है, सस्टेनेबल नहीं रह रहे ट्रेड, एटलीस्ट लार्ज कैप्स की बात करें तो, लेकिन क्या आज के लिए अगर किसी को व्यू बनाना हो, कोई ट्रेड लेना हो, तो मेटल्स आप रिकमेंड करेंगे ओनली फॉर इंट्राडे? कि देखिए, इनमें इतनी सस्टेन्ड अप मूव्स बिल्कुल नहीं देखने मिली हैं, बट जिस तरीके का सेंटिमेंट बूस्ट हम ओवरऑल मार्केट में देख रहे हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग प्ले भी हो सकता है। सो मेरे रेडार पे यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है वो है हिंडाल्को। अच्छा खासा इसमें आज के दिन हमें मूवमेंट देखने मिल रहा है, गैप अप ओपनिंग मिली है और सस्टेन भी कर रहा है। और जो इसके 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज इस लेवल पे कन्वर्ज हो रहे हैं 414 415 के आसपास, उनके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इंट्राडे के लिहाज से आप लेना चाहें तो इसमें आप एक एंट्री बना सकते हैं 420 और 422
जोन्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस लेके चले 412 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास का। तो इंट्राडे के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे फेवरेबल लग रहा है। एंड जस्ट टू रिआइटरेट, यू राइटली सेड कि इनमें बहुत पोजिशनल प्लेस फिलहाल ना लें, बट इंट्राडे के हिसाब से मोमेंटम जिस तरह से बिल्ड हो रहा है आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजिशन इनमें बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मिड कैप में आप जेएसपीएल को देखें, वहां पर भी लगातार मूव है और आज भी 2-2.5% की तेजी है। लेकिन आज क्या मोमेंटम रियल एस्टेट स्पेस में ज्यादा दिख रहा है, सेक्टर वाइज भी अच्छी खासी मूव है, तो क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज को प्लस करेंगे आप संतोष आज? संतोष, गोदरेज प्रॉपर्टीज? यस, मेरी नज़र बिल्कुल रियल एस्टेट स्पेस पर ही है और गोदरेज प्रॉपर्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर नज़र आ रहा है। स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल तेजी का ही था, एक पुल बैक दिखाया और फिर से तेजी दिखा रहा है। इसने 1425 का जो पुराना स्विंग हाई था वो क्रॉस किया है। यहाँ पे और स्ट्रेंथ बनती दिखेगी, 1470 तक के टारगेट नज़र आ रहे हैं, तो रुपए की अपसाइड और नज़र आती है, तो इस मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। आप अपना स्टॉप लॉस 1420 पर मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है रियल एस्टेट पैक में, इन पर्टिकुलर गोदरेज प्रॉपर्टीज। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर जानेंगे, रियलिटी सेक्टर आउट परफॉर्म करे, सबसे आगे वो खड़ा है, उसके ठीक पीछे मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी और आईटी सेक्टर में मिड कैप आईटी को समझ लेते हैं। और इनफैक्ट कुछ मिड कैप आईटी में भी परसिस्टेंट, तो इतना परसिस्टेंटली हर रोज चले जाता है कि अब ऐसा लगता है कि बाजार खुलने के साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम के चार्ट चेक करा ही लेने चाहिए। लेकिन मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट के साथ अब कुछ और काउंटर्स भी हैं जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। टाटा एलेक्सी में देखिए शार्प अप मूव है और साइंट के चार्ट्स देखिए 7% की तेजी इस वक्त साइंट दिखा रहा है। क्या राय होगी? एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो देखिए, डाउ और नैस्डैक की अगर हम बात करें तो डाउ एक्चुअली पिछले 4 से 6 हफ्तों से एक हल्के से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है, वहीं नैस्डैक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। अब देखो उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है हमें इंडियन मार्केट्स में देखने मिल रहा है, जहां पे इंडियन आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ये फॉर द मंथ मोर देन 6.5% ऑलरेडी अप है। तो ये रब ऑफ इफेक्ट डेफिनेटली हमें देखने मिल रहा है। प्लस हम जानते हैं कि पिछले 1 से 1.5 साल की इसमें जो अंडर परफॉर्मेंस है उसका कैचअप प्ले भी है। So I think the overall IT pack is doing well and could continue to do well for at least some more months to come. Overall setup देखें तो अब जिस तरह से persistent KPIT के beyond जो बाकी mid cap small caps हैं ये perform कर रहे हैं, ये बहुत ही encouraging sign है IT के लिए। Scient की मैं particularly बात करूं, अच्छा खासा momentum बना हुआ है, indicator setup भी positive है और volumes हल्की सी muted है। I won't say muted, but अगर थोड़ी सी और strong volumes होती तो रैली थोड़ी और रिलायबल होती है। बट इवन दैट सेड मोमेंटम इसमें अच्छा खासा है, तो यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट 1520 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो है ये 1575 के जो जोन है इनके आसपास निकल के आ रहा है, तो फ्रेश पोजीशंस भी चाहें तो ले सकते हैं। आज एक क्लियर ब्रेकआउट है 1400 1420 के जो रेजिस्टेंस जोन्स थे उनके बियॉन्ड, तो अब आपके लिए जो स्टॉप लॉस है ये वही 1420 के जो जोन्स हैं ये बन जाएंगे। 1420 के जोन्स को स्टॉप लॉस रखे, 1520 के बाद और ज्यादा मजबूती साइंट में नजर आ सकती है, पोजीशंस बनाई जाए। लेकिन इस बीच कुणाल, जोमेटो के चार्ट्स को देखिए, आज एक सडन अपसर्ज हम देख रहे हैं। इनफैक्ट 1 महीने में स्टॉक चला है लेकिन आज देखिए 7% की तेजी और कुछ ब्लॉक्स करीब 50 लाख शेयरों के सौदे बने हैं जिसका एक इम्पैक्ट, तो ब्लॉक डील का एक इम्पैक्ट आज नजर आ रहा है 72-73 के लेवल्स पर। 7.5% की तेजी जोमेटो पर कोई ट्रेड बनता है? वेल 73 के पास जोमेटो भी ट्रेड कर रहा है एंड लाइकली चांसेस है जिस हिसाब से स्टॉक में आज मोमेंटम देखने को मिली है, प्लस जिस हिसाब से डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का हमें आज के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिला है, ओवरऑल जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड की ही बन रही है। 73 के पास यहाँ पे बाय करने की रणनीति हमें जोमेटो पे रखनी चाहिए। नीचे का जो एसएल हमारा रहेगा वो है 66 का रहेगा, यानी कि 73 पे हम बाय करेंगे। हमारा जो एसएल होगा वो 66 का होगा। और टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट 79 का हमें देखने को मिल रहा है और 79 जैसे ही क्रॉस होता है स्टॉक में 18 से 19% तक की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 87 तक का लेवल भी ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो जोमेटो 66 के लेवल के साथ यहां से बाय करने की सलाह बन रही है। अभी जो है जिसने भी ये ओएनडीसी का जो मामला आया था अभी 1 महीने पहले, ओएनडीसी आएगा, जोमेटो का बिजनेस कारोबार इंपैक्ट हो जाएगा, ये सारा डर जो बाजार में आया था वो कितना बेबुनियाद था ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ खास इंपैक्ट। इनफैक्ट बाजार ने उस समय की फॉल में, डायरेक्टर साहब जरा 3 महीने का ग्राफ दिखाइए, उस समय की फॉल में जिसने भी
जोमेटो खरीदा, ये आया था 42 रुपए के आसपास आ गया था, बताइए। तो इस समय क्या जबरदस्त पैसा बना। जिन्होंने भी जोमेटो खरीदा उस समय उनके गाल टोमेटो जैसे हो गए होंगे, क्योंकि वन साइड चला है। वो पीक था पेसिमिज्म का। और वहां से इनफैक्ट क्रिस वुड जब भी हमारे चैनल पे आए थे और वो बता रहे थे कि जोमेटो ने ऐड किया और उनको लगता है कि ये ओएनडीसी का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ा चढ़ा के लोग समझ रहे हैं, इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट ओएनडीसी से बाजार बड़ा हो जाएगा, बाजार बड़ा होगा तो जोमेटो के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए ये बताना जरूरी है, किसी भी बात की तह तक पहुंचिए। जस्ट बिकॉज मार्केट पैनिक कर रहा है तो आपको पैनिक करके बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन और कुछ स्टॉक्स के बारे में इस समय बात करते हैं। मेटल स्टॉक्स में रिबाउंड आ रहा है कुछ, इस रिबाउंड को खेलना चाहिए? आपका कोई मेटल पिक या आप अवॉइड करेंगे? सो अजय भाई, जैसे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मेटल पैक ने अब तक एक ऐसा क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिया है व्हिच विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि नहीं वी आर आउट ऑफ द वुड्स और अब हमें यहाँ से सारे जो मेटल स्टॉक्स हैं इनमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, जस्ट IT पैक हैज डन इन द लास्ट मंथ एंड हाफ। लेकिन फिर भी अगर हम मोमेंटम प्ले की बात करें तो देयर आर सम सिलेक्ट पॉकेट्स जहां पे आप मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं। हिंडाल्को हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, टाटा स्टील भी उसी कैटेगरी में है। 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज इनको क्रॉस करके आज सस्टेन कर रहा है। तो इसमें अगर आप चाहें तो एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 110 और 112 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस आप बहुत टाइट 105 का लेके चलें। तो बिकॉज ऑफ द फॉल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, बट बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, मैं कहूंगा बहुत बड़ी पोजिशनल बेट्स ना लें। मोमेंटम के हिसाब से आप डेली बेसिस पे या इंटरडे बेसिस पे इनमें बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पे होने चाहिए फ्रॉम दिस स्पेस। बात कर रहे थे अपने व्यूअर्स को, मैं बता दूं कि साइंट ने एनुअल रिपोर्ट में बहुत मजबूत गाइडेंस दी है। इसकी वजह से साइंट लगातार चल रहा है बैक टू बैक, आज भी 7% ऊपर है। अभी अभी हमारे जो रिसर्च कॉलीग्स हैं उन्होंने बताया कि साहब इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए। इन्होंने अपने कारोबार का बहुत बढ़िया मजबूत ब्यौरा दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। 15 मिनट हो गए खुले बाजार को, ये देखना जरूरी होगा कि किन लेवल्स पे सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है। लेके आइए इंट्राडे निफ्टी, इंट्राडे बैंक निफ्टी। मजबूती मेंटेन्ड है 80 पॉइंट की, 18,550 के हम इस समय ऊपर हैं। लो बनाया था लेकिन वापस से रिबाउंड आ गया बैंक निफ्टी। अभी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेके आए डायरेक्टर साहब, वहां भी एक बार जायजा लेना सही होगा। मौके कहां पे बन रहे हैं इस समय? जरा इन्फोसिस को लेके आइए, कमजोर है, मजबूती इंटैक्ट पूरे बाजार में। अब नए ट्रेड्स की बात करते हैं। इन्फोसिस को लेके आइए डायरेक्टर साहब, 1300 के ऊपर है लेकिन ओवरऑल बाजार में इस समय थोड़ा सा कमजोर है। कल मार्क मोबियस बता रहे थे हम लोग को साइडलाइन में कि उन्होंने सॉफ्टवेयर शेयर्स ऐड किए, और मैं आपको बता दूं प्रियंका की परसिस्टेंट है वो नाम जो इनके पोर्टफोलियो में है मार्क मोबियस के, और वो ऐड भी कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि ये बाजार बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, आईटी पे इतना उचित नहीं है, लेने चाहिए। इन्फोसिस को लेंगे क्या कुछ, अगर किसी को लार्ज कैप आईटी खेलना है? क्या इन्फोसिस एक अच्छे एंट्री लेवल पे है? चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए अच्छा, इसमें 3-4 नाम ही हैं, लेकिन इन्फोसिस में कहूं तो अगेन इतना एनकरेजिंग सेटअप नहीं है। इसका लोअर हाइस का कंटिन्यूअस पैटर्न है। श्योर अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, बट 50 डे को क्रॉस करने में ये सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो मेरे लिए इन्फोसिस थोड़ा सा वेट एंड वॉच कैटेगरी जो है इस टाइप का स्टॉक रहेगा फिलहाल इन द लार्ज कैप स्पेस। इसी के अगेंस्ट अगर मैं कंपेयर करूं तो HCL टेक, इसमें आप देखिए जो अपसाइड है, जो मोमेंटम है, ये काफी स्ट्रांग है। अब जाके ये अपने जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं 1175, 1150 इनके आसपास आके थोड़ा सा थमा है। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो डेफिनेटली HCL टेक इज ऑन अ मच स्ट्रॉन्गर फुटिंग। तो मुझे अगर लेना हो तो मैं HCL टेक को मेरे रेडार पे रखूंगा। इन्फोसिस said is not it doesn't quite have the momentum just yet। तो HCL टेक अगर आप लेना चाहें लार्ज कैप स्पेस से तो ये हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। चलिए आईटी सेक्टर पर एक आउटलुक, और लगातार इन सेक्टर्स पर तो आउटलुक हम ले रहे हैं, लेकिन अजय वर्क हार्ड पार्टी हार्डर इस टर्म को आपने काफी सीरियसली लिया। आईईसी में कामकाज तो दिन भर आप करते हैं, लेकिन फिर दिल्ली का जायका भी आप एंजॉय कर रहे हैं। अब जोमेटो की प्राइस की हम बात कर रहे थे, जोमेटो इतना अच्छा चल पड़ा है, हमारे लिए भी भिजवा दीजिए आप कुछ दिल्ली का जायका। कि निकुंज और मैं अपनी कॉन्फ्रेंस से हम लोग को 45 मिनट की एक छोटी सी टाइम विंडो मिली, तो प्रकाश के साथ बीकानेर वाले के यहाँ पहुंचे और वहाँ पे छोले भटूरे छाप दिए हमने, बहुत मिस कर रहे थे
रवि कौशिक को भी बड़े एंजॉय किया उन्होंने भी। अजय, इनफैक्ट यही visuals में। नहीं, उसके बाद शाम को गए हम लोग हैंग आउट करने के लिए ताज के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा शानदार इलाका है, शायद प्रियंका जानती हैं उस पर। वहाँ बैठ के हम लोग ने खूब कॉफ़ी पी, अपनी मस्ती करी, पूरी टीम के साथ एक बढ़िया बॉन्डिंग सेशन किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप मायूस मत होइए, अगर आपको इच्छा है दिल्ली के छोले भटूरे जो प्रियंका जिसके बारे में बताती रहती हैं, तो जोमेटो में अब ऐसी सर्विस उपलब्ध है कि आप आउट स्टेशन ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये काम की चीज़ है, आप ट्राई करके देखिए मानसी। बिल्कुल अजय, यही तो आपसे मानसी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप उसे मंगवाई दीजिए ना, हम ऑर्डर करें दिल्ली साथ से, में। कोई ऑर्डर डाले तो अलग स्वाद ठीक से है, आता है बिल्कुल वो। मंगवा देंगे। चलिए अब आगे कुछ पैसे कमाने की बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, वो भी एक जरूरी बात है। अभी आप जो कह रहे थे नहीं तो- अजय, परसिस्टेंट, 2 नाम तो आप लोगों ने निकाल लिए मार्क मॉर्बियस से, निकुंज ट्राई करते रहे, तीसरा और चौथा इन्वेस्टमेंट वो नहीं हमें पता चल पाई मार्क मॉर्बियस की, आपको वो पता चल पाई? एक्चुअली ये आज उनका पीछे पड़ने वाला हूँ, वो 2 नाम जो वो खरीद रहे हैं। शंकर शर्मा भी कहे गए थे कि मैं एक नए नाम में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कल बताऊंगा, क्योंकि आज वो अपनी परचेज खत्म करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज हम दिल्ली से लेके आएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आइए थोड़ा ब्रॉडर मार्केट की तरफ एक बार नज़र डालते हैं। ये डेयरी स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं, पराग मिल्क चल रहा है, डोडला डेयरी जिनका रिसेंटली रिजल्ट्स आया था, दोनों 4-5% ऊपर हैं। कुणाल, जरा डेयरी स्टॉक्स, दूध दही का लग रहा है सेवन ज़्यादा कर रहे हैं देशवासी हमारे, कौन से चार्ट्स पे आपको ज़्यादा मजबूती दिख रही है? आपने एक स्टॉक का नाम तो ले ही लिया है, पराग। आज के दिन में काफी अच्छी मोमेंटम हमें वहां पे देखने को मिल रही है। एंड स्टार्टिंग के सेशन में, यानी कि 9:15 से लेके 9:45 का जो ट्रेड रहता है, उसमें ही ये स्टॉक में जो वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं, काफी अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो जो व्यू बनेगा सर यहाँ पे, वो बाय करके ही चलने का बनेगा। 105 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे 98 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 100 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 98 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करेंगे। 111 का पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का टॉप है, और जैसे ही ये 111 का लेवल क्रॉस करता है, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी मोमेंटम उसके बेस पे हमें देखने को मिल सकती है, और स्टॉक वहां से 120 तक का भी लेवल हमें बता सकता है। तो पराग पे अभी फिलहाल फोकस करके चलना चाहिए। ओके, कुछ बायोकॉन में कमजोरी दिख रही है, क्या ये एंट्री का मौका है? 235-36 के आसपास आ गया है बायोकॉन। नॉट रियली अजय, क्योंकि देखिए एक हम अटेम्प्ट देख रहे हैं यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का, करीब 200 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, बट यही करीब 245-250 के जो जोन्स हैं इनके आसपास आके स्टॉक थम गया है। लुक्स लाइक दैट जस्ट आउट ऑफ ऑल द फेज। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अब अगेन ये 250 के जो जोन्स हैं इनको क्रॉस करेगा तब इसमें आपको मोमेंटम लौटता हुआ दिखेगा, तब इसमें बाइंग इनिशिएट करे, वरना हो सकता है जो स्लाइड है ये 230 तक इस स्टॉक को फिर से ले जा सकती है। सो मेरे लिए कंडीशनल बाय रहेगा, लेकिन अबव 250। ठीक है, एस्ट्रल में आज फिर से आपको एक्शन दिख रहा है। पाइप स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है और लगातार बना हुआ है। पाइप स्टॉक्स में संतोष, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो एंट्री पॉइंट दे रहा है? हरिओम पाइप भी बहुत चल रहा है, एस्ट्रल हो, वीनस पाइप हो, कौन सा स्टॉक है जहां पर अभी आप एक एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं फेवरेबल? काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे और स्टॉक में एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है इसको ट्रेडिंग बेट की बजाय तो ट्रेडिंग बेट तो ले ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बेट लेना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 800 रुपये तक जा सकता है, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नीचे एक 600 का अच्छा बेस बन चुका है, तो एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो 600 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 800 रुपये का टारगेट रहेगा। को काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी कर रही हूँ, लाएंगे इसमें सीईओ रूबरू में इनके मैनेजमेंट से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो बिजी चल रहे हैं। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले थे वो, कई सारे इन्वेस्टर्स से मीट कर रहे हैं और इनफैक्ट इनके रोड शोज भी हो रहे हैं सिंगापुर में, तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जरूर कुक हो रही हैं एस्ट्रल को लेकर। ठीक है, ये एक स्टॉक है जिस पर नज़र रखेंगे। लेकिन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से जिन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं, शंकर शर्मा को लगता है 1 लाख क्या उससे ज़्यादा हो सकता है सेंसेक्स, और क्या इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही, आइए एक बार वो सब आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ शंकर शर्मा बात कर रहे हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 9th एडिशन के साइडलाइन से मार्केट के लिए। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। इटिनो स्वदेश ऑलवेज आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहता है, तो बढ़िया लग रहा है आज आपसे बात कर रहे हैं। हमारी बात ऐसे समय पे हो रही है जब
बैरली 1-1.5% दूर हम इंडेक्स में न्यू हाई पे रह गए हैं और बैंक निफ्टी तो न्यू हाई लगा लिया है। इस समय जो एलिमेंट्स हैं बाजार के, उसको देखते हुए आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए साहब, बाजार में एक ही चीज़ है कि कोई चीज़ लो पे नॉर्मली सेल बन जाती है और हाई पे बाई बन जाती है। तो कई बार कोई शेयर 50 रुपये पे सेल बनता है और 100 रुपये पे बाई बनता है। आप बोलेंगे इसमें लॉजिकल नहीं है, लेकिन इसी को मार्केट कहते हैं। तो इंडिया अगर ऑल टाइम हाई पे है और निकलने की अभी बहुत स्ट्रांग उम्मीद है, तो ये तो क्लियर है, ट्रेड इज टेप इज टेलिंग यू द ट्रेड। शंकर, हम 18 महीने के बाद इस लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, क्या आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बात का कि एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि काफ़ी लोगों ने पैसा तोड़ा, कुछ लोग जुड़े रहे, एटलीस्ट पैसा बचा के तो रह गए, अब लोग नया पैसा डिप्लॉय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या एक नया फेज शुरू हो रहा है बाजार का? कोई भी प्रीवियस हाइज निकलती है, अगर आप टेक्निकली देखें तो हमेशा एक न्यू फेज में मार्केट चला जाता है। और इस फेज को निकालने के बाद अगर सेंसेक्स 62,000 के आसपास जो है, यहाँ से 10-20% की जर्नी नॉर्मली स्पीकिंग, बारिंग अनफोर्सीन विद थोड़ी केवियाट्स होती हैं, लेकिन उन केवियाट को अगर साइड रखें तो कोई भी इस तरह के मोमेंटम में जब मार्केट एक हाई के पास पहुंचता है, हाई को निकाल देता है, तो 5 से 10% की जर्नी बहुत आसानी से तय करता है। और अगर आप देखें तो नैस्डैक एग्जैक्टली सेम जगह पर, नैस्डैक 100 अगर आप देखें तो दुनिया की 2-3 जो की मार्केट्स हैं, इंडिया हुआ या नैस्डैक हुआ, ये सब वहाँ पहुँच चुकी हैं जहाँ पर कि वो प्रीवियस मार्च में थी, वहाँ से नीचे घटी, फिर वहाँ से रैली करके वापस अपने 52 वीक हाइस पे पहुँच गई हैं। ये सारे मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इंडिया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और यहाँ पर आपको बेच के मेरे ख्याल से कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। शंकर, आप शंकर द ट्रेडर और शंकर द इन्वेस्टर दोनों के व्यूज इस समय किस तरह से, आपकी पोजीशनिंग कैसी है? आप फुली इन्वेस्टेड है और आप ट्रेड पोजीशन में लॉन्ग हैं, कैसे आप इस समय देख रहे हैं? तो मेरे पास ट्रेडिंग कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ बाई एंड होल्ड पोजीशन से, और मैं सब पर बरकरार हूँ। थोड़ी बहुत इधर उधर शफल हो जाती होगी तो होगी, बट अदरवाइज मुझे कोई भी चीज़ बेचने में कोई खास रुचि नहीं है, लेने में रुचि है बेशक। ओके शंकर, आप 1 साल पहले बाजार पे पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद भी हमने 16,800 का एक फेज देखा, बड़ा पैनिक था बाजार में जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक बॉटम बन गया आपके व्यू में इन एटलीस्ट अभी के लिए, और अब यहाँ से जो आप ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, या हम रिविजिट कर सकते हैं बॉटम को? नहीं, अब कोई रिविजिट का कोई चांस नहीं है, ना इंडिया करेगा ना यूएस करेगा। ओके, तो सबसे बड़ी जो वरी थी जिसकी वजह से एक ग्लोबल रिसेशन इंजीनियर किया गया, बनाया गया सेंट्रल बैंक से, वो थी इन्फ्लेशन। अभी भी डिवाइडेड हैं लोग कि इन्फ्लेशन हो चुका है पीक या नहीं हुआ है। आप भी ग्लोबल मैक्रोस पर नजर रखते हैं, इस मैटर पे आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से नियर द पीक है फॉर श्योर। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बिल्कुल एक तरह से मैं इसको एक फ्रॉड कहता हूँ इन्फ्लेशन कंट्रोल को। और मैं 2 मिनट लेके समझा देना चाहता हूँ दर्शकों को, बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है और इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब क्या है, और वो मतलब नहीं है जो होना चाहिए। तो 100 रुपये की चीज़ थी जहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस था, जहाँ डिमांड और सप्लाई एडिक्वेटली मैच थी, तो वहाँ हमें जो रेट के दर थे 100 रुपये के प्राइस को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर सेंट्रल बैंक्स खड़े थी। अब वो 100 रुपये की चीज़ हो जाती है 120 रुपये, 20% इन्फ्लेशन हो गया अगर 1 साल में हुआ तो। अब सेंट्रल बैंक कहती है तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कंट्रोल करना है, बिकॉज ये 20% है, हमको 20% पे 20% को 10% पे लेके आना है। तो होगा कैसे ये कि वो जो 120 इंटू 1.2 होना था, वो अब 1.2 की बजाय वो कोशिश करके 1.1 पे लेके आएंगे, तो वो 132 हो जाएगा, और फिर ये कहें कि हमने विजय प्राप्त कर ली इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपके जेब से पैसे ज़्यादा जाने वाले हैं, लेकिन कम रेट ऑफ चेंज पे जाएंगे। इन्फ्लेशन कंट्रोल का रियल मतलब होना चाहिए कि भाई साहब अब वापस उसको 100 पे लेके आओ ना, जहां दुनिया एक इक्विलिब्रियम पे थी, तो वहां कभी आने वाली नहीं है चीज़ वो। लेकिन बाजार एडजस्ट कर लेगा। लेकिन बाजार, हमको ये बताई जाती है चीज़ें, दुनिया में बेवकूफ़ी की कोई कमी नहीं है और बेवकूफ़ बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, और सेंट्रल बैंक से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाले लोग दुनिया में पैदा नहीं हुए। तो हमें समझाया जाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, लेकिन रिमेंबर ये 120 का 132 हुआ, इसके चलते कंट्रोल में आना, 120 वाला वापस 100 नहीं हुआ। सही बात है। इनफैक्ट यही मैसेज कहीं ना, परचेजिंग पावर को कहते हैं ना, इन्फ्लेशन क्यों खराब है, क्योंकि परचेजिंग पावर को इरोड कर रहा है। अब एक चीज मेरे को समझाएं सर, 120 की चीज 132 हुई, 140 होने के बजाय, तो इसमें परचेजिंग पावर मेरा मतलब इरोड कैसे नहीं हुआ, ये तो समझा दो मुझे। हुआ ना। एक और बात देखिए, ये बाजार कहीं ना कहीं रैली किया ग्लोबली भी और हम भी, बाजार ने ये माना कि शायद ये पॉज आ चुका है, पिवट आ चुका है, लेकिन अभी फिर आके दोनों सेंट्रल बैंक ने, हमारे भी और विदेशों वालों ने कहा सब ये पॉज है, इसको आप फाइनल वो मत मानिए। तो क्या रेट कट साइकिल शुरू होगा? देखिए सब ऐसा होता है ना कि
इतने सेंट्रल बैंक्स इंडिया में भी फ्रैंकली दे हैव रिमेन्ड बिहाइंड द कर्व, यूएस में भी दे हैव रिमेन्ड बिहाइंड द कर्व। अब जब बिहाइंड द कर्व हो गए और एक क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ सारे सेंट्रल बैंक्स का वर्ल्ड वाइड, तो अब वो कहने में हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं कि मैं इतनी अगर स्ट्रॉन्ग व्यू लेके कह दूं कि अब ये साइकिल हो गया, अब ये टॉप आउट हो गया, अब यहाँ से रेट ऑफ चेंज रिवर्स हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और ना हुआ तो पावल साहब ने थोड़ी सी प्ले रखनी चाहिए। पावल साहब ने कह दिया ना इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी तो हुआ नहीं, वो सेमी परमानेंट हो गया। तो अब इस तरह की बातों से कहने में थोड़े से इनको संकोच है। तो 6-8 महीने में अगर वाकई रेट कट साइकिल शुरू हुआ तो ग्लोबल इक्विटीज के लिए और भारतीय शेयर मार्केट के लिए क्या मतलब लेके आएगा? जहां रिस्क है वहां पर रेट कट साइकिल का बहुत महत्व है। तो रिस्की एरिया मार्केट की सबसे ज्यादा रिस्क एरिया बैंकिंग होती है हिंदुस्तान में, और ग्लोबली टेक होता है। और आप देखें तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बैंकिंग इंडेक्स ने न्यू हाई बनाया और टेक वहां पर अपने न्यू हाई के आसपास है, या शायद हो भी गया होगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है साहब, जब पैसे का कॉस्ट कम हो जाता है तो हम पैसे से ज़्यादा जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने के लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी दिया भगवान ने, वहाँ पर यूएस टेक ने दिया है, बस खत्म कहानी। अच्छा ये बताइए, अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं। आपका पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा टिल्टेड है। आपने कहा कि यही इंडिया को खेलना है तो स्मॉल कैप मिड कैप से खेलिए। ये स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी प्रीवियस हाई से 15% दूर है, यहाँ आपको वैल्यू दिख रही है? बहुत वैल्यू है साहब, मतलब अनगिनत अपॉर्चुनिटी, अनगिनत वैल्यू, और कुछ लेने के लिए कुछ बेचना पड़ता है, जो सबसे कठिन निर्णय होता है एक इन्वेस्टर के लिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि हम कैश पे बैठते नहीं। आज की डेट में अगर मेरे बैंक अकाउंट में जाकर देखेंगे तो मतलब वहाँ पे 10 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि हमें लगता है कि उतना भी पैसे रखूँ तो कितना मेरा लॉस होना, 10 लाख रुपए कहीं लगा दूँ तो वो 20-30 लाख रुपए एक साल में हो जाएगा। अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, घर के डेकोरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे एक रुपया खर्च करने में बड़ा लग रहा है कि यार मैं अगर यहाँ पर जो बिकॉज कुछ बेच के हमने वहाँ पर डालना है, तो शैंडेलियर बड़ा अच्छा है, वो लगाएंगे तो लगेगा शैंडेलियर पे हमने 1 लाख रुपए खर्च किया। अब 1 लाख रुपए का हो सकता है 10 लाख रुपए हो जाता 5 साल में। तो ये बड़ी कठिन चॉइसेस है हमारे सामने एज इन्वेस्टर्स, बिकॉज वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कम और पैसे ज्यादा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो आपका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है इस समय? बिना नाम पे जाएं, आपके पास आपने केमिकल्स स्टडी किए हुए थे, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज टेक्नोलॉजी लेड मैन्युफैक्चरिंग पे स्टडी करना शुरू किया, और उसके बाद ही ये ईएमएस का वेव आई, जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उसके बारे में कुछ राय दें, कैसे आप? नहीं तो जैसे चाइना +1 के ऊपर ये सारा वेव है ईएमएस का, और मेरा मानना है ये वेव ड्यूरेबल वेव है। अब ये आप कह दें कि इनमें बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी का बिजनेस है, वो नहीं है। ये स्केल का बिजनेस है, स्केल के साथ आपको 2%, 3%, 1.5% की मार्जिन का बिजनेस है। लेकिन अगर स्केल आप बना लें तो जैसे डिक्सन ने बनाया, और आगे भी कंपनियां आएंगी बनाएंगी, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बड़ा है, बिकॉज दुनिया को अब कम से कम चाइना से एक सीरियस ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो इंडिया में वो है, अब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जर्नी बड़ी क्लियर है साहब। ओके, अच्छा ट्रेडिशनल सेक्टर्स में बैंक्स पे तुमने बात की, बट ऑटोज में, ऑटो एंसिलरी, फार्मा, वहाँ कहीं कुछ आपको इंटरेस्ट आ रहा है या आप नए तरफ देख रहे हैं? मुझे कोई रुचि नहीं है फार्मा में, मुझे कोई रुचि नहीं है ऑटोज में। और टाटा मोटर्स हर 2-3 साल पर वापस जाग उठता है, और जैसे जाग गया अभी, तो वो तो एक सिक्लिकल स्टॉक है, सिक्लिकली मैंने उसको खेला भी है। लेकिन मुझे एक ओवरऑल अगर आप ब्रॉड थीम के हिसाब से ले तो मुझे, तो आपके क्या पोर्टफोलियो का कॉन्स्ट्रक्ट इस समय? बिल्कुल कोई कॉन्स्ट्रक्ट ही नहीं है अजय, कोई कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। मुझे यही देखना है कि मैं कहीं पर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं हो जाऊँ, उतना ही देखना। बट मैं कुछ ऐसा नहीं कि ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा डालना है, कम डालना है। एक ब्रॉड थिंकिंग है, लेकिन थिंकिंग के अंतर्गत ये हो सकता है कि स्नैक फूड कंपनियों के मैं मतलब 4 अलग अलग कंपनियां ले लूँ, ऐसा हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं चला रहा हूँ जिसके लिए मुझे इतना देखना है और सभी को कंप्लायंसेस करनी है। अगर मेरा पैसा है तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अच्छा, एक सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहूँगा आपसे, एक वो लग्जरी। हमने लुई विटॉन का स्टॉक देखा ऑल टाइम हाई पे है। पहले इंडिया में भी लग्जरी प्लेज ही नहीं थे, अब एक लग्जरी कार रिटेलर है, एक लग्जरी वॉच रिटेलर है, अब कुछ लग्जरी कैटेगरीज वाइन वगैरह की भी आ रही हैं। आप उस साइड पे देख रहे हैं क्या? क्योंकि वो हिस्सा स्लो डाउन से इम्पैक्टेड ही नहीं, और इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दे रहा है। कुछ इंटरेस्ट आपका उधर? मैंने देखा नहीं, और मेरा ये मानना फिलहाल के लिए, अगर मुझे इंडिया को के कंज्यूमर को खेलना है तो मैं लग्जरी की बजाय जो कंपनियां छोटी हैं और ज़्यादा निम्बल हैं एज कम्पेयर टू नेस्ले और लीवर, और उनसे वो छोटे छोटे शेयर लेके जा सकती हैं रीजनली,
कोई स्नैक फूड बना रहा हो, कोई छोटा शैम्पू बना रहा हो, कोई छोटे लिपस्टिक बना रहा हो, जो भी बना रहा हो, जो बड़ी कंपनियों के पास उतनी क्षमता नहीं है कि छोटे मार्केट्स को पेनिट्रेट कर, लेकिन इनके पास कॉस्ट स्ट्रक्चर बड़े कम है बिकॉज ये सिर्फ एक जगह बैठा हुआ है। मुझे उन सब कंपनियों में ज़्यादा आपने ये बताया था कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में इंडिया के रीजन्स में एक एक पूरे दूसरे देश के बराबर एक एक खंड को ही देखे तो आप 700-800 आज महाराष्ट्र ही देख लें, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गुजरात मिला के 1.2 ट्रिलियन डॉलर तो होगी इनकी जीडीपी। तो आप बताइए साहब अभी क्यों बाहर जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको इन दोनों मार्केट्स में अगर अच्छे प्लेस मिल गए, या आप अगर मिडिल ऑफ इंडिया में देख लें वो 400-500 बिलियन का वो होगा, तो सब इनफ है ना सब। तो एक थीम हमारे व्यूअर्स को बता के जाइए, वो रिसर्च करें और वहाँ मल्टी बैगर्स मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप सिंपल स्क्रीनर्स रन करें, और मैं जो कि करता हूँ कई स्क्रीनर्स, तो आपको इस मार्केट के भी अंदर मिड टीन्स मल्टीपल्स पर बड़ी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी। मिड टीन मल्टीपल्स पर मतलब कि 10, 12, 15 मल्टीपल्स पर, जो कि ग्रो कर रही हैं 20, 30, 25% तक। तो आपके स्क्रीनर्स के फिल्टर क्या है? एक तो 20-30% की अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत 15%, काफ़ी डेट वगैरह, काफ़ी फिल्टर्स हैं मेरे पास, और एक ही स्क्रीनर नहीं है, लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड दे रहा हूँ बिकॉज एक आम दर्शक उतना नहीं कर पाएगा शायद। तो आप सिर्फ ग्रोथ और वैल्यूएशन पर देख लें और रिटर्न ऑन इक्विटी पर देख लें, उसी पर आपको 20-25 कंपनियां मिल जाएंगी सब। एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमसे बात करने के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, और कुछ थीम्स भी उन्होंने क्लियरली शंकर शर्मा ने बताई अजय को। हालांकि काफ़ी बुलिश व्यू रहा, और उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग थीम और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कई सारे थीम्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बात हाईलाइट किया यहाँ। लेकिन आप कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। आज पावर स्टॉक्स फिर से आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं, चाहे पीएफसी हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो। थोड़ा सा ये ब्रीदर 2-3 दिन से ले रहे थे। क्या कुछ यहाँ पर पीएफसी पर, पावर ग्रिड या ऐसे किसी स्टॉक पर नजर होगी आज के लिए? पोजीशन फ्रेश लौटते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, इसे ठीक करके फिर आपके पास लौटते हैं। संतोष, आप आंसर करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? यस, पीएफसी आरईसी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इन्हीं को चेस करना चाहिए। पीएफसी धीरे धीरे 200 रुपए की ओर जा रहा है, और शायद अचीव भी कर ले। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, इनकेस अगर किसी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती तो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आप 184 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, ऊपर में टारगेट 200 रुपीज तक के आ रहे हैं। नाल, आपने कुश, आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी। अभी मैंने आपसे पूछा था कि बायोकॉन में जो गिरावट हो रही है, क्या इसका इस्तेमाल इसको खरीदने में करना चाहिए, और आपने कहा था चार्ट से बोलते हैं कि अभी एकदम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपने राय दी, क्योंकि बहुत शार्प अपमूव ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रेडर्स को सक करता है कुछ एक्शन की तरफ। मुझे लग रहा था कि गिरावट में कहीं खरीदने का मौका है क्या, मुझे पता नहीं था इसके पीछे कहानी क्या है। कहानी अब आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है। इनके बायोकॉन के जो 3% का कट आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि इनका एक कंपटीशन कंपनी है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग लॉन्च कर दी है, 85% डिस्काउंट पर लॉन्च की है। यानी 100 रुपए की चीज उन्होंने 15 रुपए में लॉन्च कर दी है। ये वही कंपनी है जो बायोकॉन भी यही ड्रग अभी 23 में लॉन्च करने वाला था। तो बाजार को लग रहा है कि भाई अगर ये लॉन्च करते तो $100 मिलियन का इनको रेवेन्यू होता, लेकिन अब कंपटीशन जाए कर दिए तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ है बायोकॉन को। इसलिए बाजार इस समय प्रेशर में ट्रेड करा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। आईएफएल का मानना है कि 35 रुपए का पूरा इंपैक्ट है। तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहे और इसके ऊपर दबाव बने। जल्दबाजी मत करिए, अपना असेसमेंट करके उसके बाद एक्शन लीजिए, जो कि कुछ नहीं बताया था। मेरा मतलब आपको उससे बताने का था कि क्यों स्टॉक के अंदर इतनी जोर से फॉल आ रहा है। सुलटने दीजिए, किस लेवल्स पे इसका सपोर्ट आएगा, कुछ एक बार दोबारा बता दीजिए किस लेवल्स तक जाए। वर्स्ट केस में सपोर्ट वहीं पे इसके ऊपर आजमाई जाए बात, क्योंकि इसके अंदर ट्रिगर भी बहुत हैं। इसमें स्टेक सेल्स हैं, इसके आर्म में भी अभी सीरम ने परचेज किया स्टेक, तो ट्रिगर्स तो हैं, लेकिन लेवल्स कौन से हैं जहां तक सेटल होने दें, उसके बाद बटन दबाएं। हाँ जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड हाईलाइटिंग दिस। देखिए, जैसा मैंने तभी भी कहा था, 230 के जो जोन्स हैं ये मेरे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज है,
हिस्टोरिकली भी यहाँ पे इसी लेवल के आसपास सपोर्ट है, तो मैं पहले इन लेवल्स का वेट करूंगा। अगर यहाँ पे हम आके एक रिबाउंड अटेम्प्ट करते हैं तब मेरे लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। 260 के लेवल से एक अच्छा खासा 10 से 15% का डिप जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 230 इज द मेक और ब्रेक लेवल फॉर मी। यहाँ से अगर स्टॉक रिबाउंड करता है तो इसकी जो अपवर्ड जर्नी है ये यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है, वरना शायद थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डैमेज हम देख सकते हैं। सो 230 इज द लेवल दैट आई विल वॉच आउट फॉर। आज रियल एस्टेट स्टॉक्स पे अच्छी खासी नजर जा रही है, वो पूरा अच्छा बजिंग है। डीएलएफ पर भी आप देखें तो वहां पर भी 2-2.5% की मूव है। अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था, कुणाल है हमारे साथ, अगर तो कुणाल से एक समझते हैं सवाल कि क्या डीएलएफ को भी वो बाय करेंगे। कुणाल, मोमेंटम की बात करें रियलिटी सेक्टर में, रियलिटी काउंटर में, तो काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। डीएलएफ 490 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है और स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में जो मोमेंटम देखने को मिली वही कंटिन्यू कर रहा है। इस लेवल पे मैं डीएलएफ बाय करने की सलाह दूंगा। जो ब्रेकआउट मुझे देखने को मिल रहा है उसके बेस पे 490 पे ट्रेड कर रहा है, 490 पे हम बाय करेंगे। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल रहेगा वो 468 का रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कैश में ट्रेड करना सही रहेगा, क्योंकि 4-4.5% का यहाँ पे एसएल बन रहा है डीएलएफ का, तो बाय करके चलने की सलाह विद द एसएल ऑफ 468। नाउ जो ब्रेकआउट है, जो फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, प्लस वीकली चार्ट भी अगर देखने जाए तो वीकली चार्ट में भी जो फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट है उसके बेस पे कहीं ना कहीं अगर मैं इमीडिएट टारगेट की बात करूं तो 507 का इमीडिएट टारगेट है इंट्राडे के हिसाब से, ओके, 1-2 दिन के हिसाब से। अगर मैं बड़े टारगेट की बात करूं तो 560 का मेरा 560 का मेरा अल्टीमेट टारगेट है, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में डीएलएफ हमें दिखा सकता है। तो पहला टारगेट 507, जैसे वो ब्रेक होता है 560 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखाने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर के लेवल्स आपको डीएलएफ में दिखते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट आज डीएलएफ हो, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, इन सब पे आप नजर जरूर रखें। 2-3 दिन के ब्रीदर के बाद अब फिर से स्टॉक स्पेस चल रहा है।